वेलकम टू अजय विनीसी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी करेंगे, जो कि आप लोगों की 6 to 8 तक यानी कि टीजीटी लेवल प्लस आप लोग हम 9 to 12 जो है वो एनसीईआरटी कवर करेंगे। यानी कि 2 स्लॉट होंगे, जिसमें हम पहले 6 to 8 करेंगे, फिर 9 to 12 एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। आपका एसटेट एग्जाम है, DSSS है, केवीएस है, किसी भी एग्जाम के अंदर सब्जेक्ट के अंदर टीजीटी के अंदर जो हिंदी सब्जेक्ट है वहाँ यहाँ से एनसीईआरटी से 15 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के डेफिनेटली पूछे जाएंगे। तो आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। उसके बाद अगर क्लास अच्छी लगे, पसंद आए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एसटेट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हम ये बसंत जो है बुक है आप लोगों की, बसंत है, कृतिका है, ये जो बुक होती हैं, तो आज की हमारी बुक है उसमें हम पढ़ेंगे बसंत, जिसका पहला जो टॉपिक है, पार्ट है, वो है केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल है जो उनकी कविता है वह चिड़िया जो, यानी कि इस कविता के अंदर क्या बताया गया है, प्लस इसके PYQs भी हम करने वाले हैं। तो वह चिड़िया जो कविता है, इसके केदारनाथ जी अग्रवाल के द्वारा क्या करी गई है, ये लिखी गई है। केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा क्या करी गई है, ये कविता है वो क्या हुई है, लिखी गई है। इस कविता में नीले पंखों वाली एक चिड़िया के बारे में बताया गया है। यानी कि इसके अंदर क्या बताया गया है, एक चिड़िया है जो किसके पंख हैं, वो क्या है, नीले पंखों वाली एक चिड़िया के बारे में बताया गया है। सॉरी फ्रेंड्स, बताया गया है, अभी आपको अच्छे से दिखाई देगा। इसका जो कविता है, इसके माध्यम से कवि है वो क्या संदेश देने का प्रयास करते हैं कि जो विपरीत परिस्थितियां होती हैं उसमें भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, साहस है वो नहीं खोना चाहिए। सबसे मस्ट इम्पोर्टेंट तो यह जो है, ऐसे पूछेगा कि या तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा कि वह चिड़िया जो है, इस कविता के जो लेखक हैं, रचयिता हैं, वो कौन है, तो केदारनाथ अग्रवाल। या फिर ऐसे दे देगा केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा कौन सी जो है वो कविता रचित है। तो ये दो है ऑप्शन के अंदर दे देगा, यह जो चिड़िया है, या फिर 3 ऑप्शन और दे देगा आपको। नेक्स्ट है, इस कविता का मूल भाव भी आपसे पूछ सकता है कि जिस प्रकार छोटी चिड़िया परिश्रम करती है, मधुर स्वर में क्या करती है, गाती है, संतोषी और गर्वीली है। तो आपको याद रखना, इस कविता का मूल भाव है कि वह चिड़िया जो छोटी है, परिश्रम करती है, मधुर स्वर में गाती है, संतोषी और अगरवाली है। उसी प्रकार मनुष्य को भी परिश्रमी होना चाहिए, मधुर बोलने वाला होना चाहिए, संतोषी होना चाहिए, साहसी होना चाहिए, स्वाभिमान और स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने वाला क्या करना चाहिए, बनना चाहिए या फिर होना चाहिए। नेक्स्ट है ये अपना, ये एक मैंने PDF है, ये टेलीग्राम चैनल से अपनी ज्वाइन करी है भाई। तो ये जो टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ से PDF है, इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इसको कर दूंगी पोस्ट, तो आप वहाँ से देख लेना। अधिगम कविता के आधार पर चिड़िया है वो क्या है, आज़ादी पसंद करती है। यानी कि वो जो चिड़िया है कविता में, वो क्या करती है, उसको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, उसको पसंद है। किसी निश्चित स्थान पर ठहरने के बजाय यात्रा और गतिशीलता का क्या करती है, आनंद लेती है। नेक्स्ट है, चिड़िया को घने जो जंगल हैं, पहाड़ हैं, नदियां हैं, जो जनित घाटियां होती हैं, उनको मनमोहक जो वादियां होती हैं, उनकी खोज है, उसको करने में क्या मिलती है, चिड़िया को खुशी मिलती है। क्या मिलती है, खुशी जो है वो मिलती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स अपना कि चिड़िया की जो है वो प्राकृतिक प्रवृत्ति और वातावरण के साथ मेल जोल है, उसकी जो प्रियता है वो यही कारण है कि वह किसी निश्चित स्थान पर रहने की बजाय आज़ादी का, फ्रीडम का जो है वो चुनाव करती है। कविता ने छोटी जो चिड़िया है, कवि ने जो छोटी चिड़िया के माध्यम से क्या संदेश देने का प्रयास किया, ये मस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो इसके अंदर कविता ने कवि क्या संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को भी उस नन्ही चिड़िया की भांति साहसी होना चाहिए, खोजी होना चाहिए। ये नहीं कि एक स्थान पर बैठा रहे और वहीं पर जो है अपना लेट लतीफ बना रहे। तो व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि एक चिड़िया की तरह जो है वो बनना चाहिए। एक चिड़िया की तरह है, उसको क्या करना चाहिए, बनना चाहिए, परिश्रमी बनना चाहिए, और विषम परिस्थितियों में क्या करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस से काम लेना चाहिए। तो ये थी छोटी चिड़िया की जो है वो कहानी, बसंत का जो है पहला भाग। तो इसकी ये बुक है, ये कौन सी है, ये बसंत है। चिड़िया है वह चिड़िया जो, इसका पहला लेसन है वह चिड़िया जो। तो इसके जो कवि हैं वो पूछे जाएंगे, केदारनाथ अग्रवाल जी इसके कवि हैं। अब अभ्यास के लिए प्रश्न है जो आप लोगों के DSSB या फिर डिफरेंट टीचिंग एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, केदारनाथ अग्रवाल की कौन सी जो प्रगतिकालीन कविता है, तो प्रगतिकालीन जो कविता है वो कौन सी है, बसंती हवाएं। तो बसंती हवाएं जो है ये प्रगतिकालीन कविता है, उसका नाम है
नेक्स्ट है इनके द्वारा कौन कौन सी जो अलग अलग कविताएं लिखी गई हैं वो भी हम पढ़ लेते हैं। केदारनाथ अग्रवाल अपनी काव्य यात्रा के आरंभिक दौर में बालवंद उपनाम की जो है रचनाएं करते थे। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल ने देश विदेश के जो तमाम कवियों की कविताओं का अनुवाद देश विदेश की कविताओं से शीर्षक से किया है। नेक्स्ट है अग्रवाल की जो प्रमुख काव्य कृतियां हैं युग की गंगा है, नींद के बादल है, लोक है और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं और आग का आईना, पंख और पतवार आदि जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? केदारनाथ अग्रवाल की। और ये हैं डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में पूछी गई हैं और आगे भी इनसे जो है वो क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ से जिसे भी क्वेश्चन बनेगा वो हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। नेक्स्ट है पांचाली जो राघेंद्र राघव की काव्य कृति है। तो पांचाली जो है वो किसकी कविता है? राघेंद्र राव की के जो काव्य कृति है, तो आपको याद रखना है। और इसका मूल नाम है वो त्र्यंबक वीर राघव आचार्य था। त्र्यंबक वीर राघव आचार्य इसका क्या कंप्लीट नाम था। राघव राघव की जो अन्य कृतियां हैं वो कौन कौन सी हैं? जैसे अजय खंडर है, ये भी किसकी है? राघव राव की जो है कृतियां है। मेधावी है, राह के दीपक भी है इनकी एक कविता है। नेक्स्ट है पाषाणी। पाषाणी जो है वो नागार्जुन की काव्य कृति है। पाषाणी किसकी जो कृति है वो नागार्जुन की कृति है। और इसका मूल नाम पूछा जाए तो वो क्या है? वैद्यनाथ मिश्र इसका पूरा नाम है। नागार्जुन का पूरा नाम जो है वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का साहित्य कौन सा है? उस साहित्यिक उपनाम क्या है? यात्री। यानी कि अगर नागार्जुन का मूल नाम पूछा जाए तो वैद्यनाथ मिश्र है। नेक्स्ट है इसका उपनाम पूछा जाए तो ये क्या है? यात्री। और संस्कृत और मैथिली में इसको यात्री के नाम से अनेक जो है वो कविताएं भी लिखी गई हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन का साहित्यिक नाम आप लोगों ने पढ़ लिया, यात्री है। नेक्स्ट है नागार्जुन की खड़ी बोली में सर्वप्रथम प्रकाशित जो रचना है वो राम के प्रति जो रचना है वो किसकी है? जो खड़ी बोली में है वो नागार्जुन की है। नागार्जुन कृत भस्मांकुर एक काव्य खंड है। तो याद रखना है जो भस्मांकुर है एक कृत है काव्य खंड है वो किसके द्वारा है? नागार्जुन के द्वारा रचित है। जो बैरवे छंद के अंदर क्या है? रचित किया गया है। नेक्स्ट है मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन की जो है ये रचना है मिट्टी की बारात। शिवमंगल सिंह सुमन का जो प्रथम महाकाव्य संग्रह है वो हिलोल है, जो कब हुआ था? 1939 के अंदर। नेक्स्ट है शिवमंगल सिंह सुमन की जो प्रमुख प्रसिद्ध कविताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली आदि जो ये किसके जो प्रसिद्ध कविताएं हैं वो किसकी हैं? शिव मंगल सिंह चौहान सुमन की। तो यहाँ से भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज आप लोगों को ये क्लास है वो अच्छे से देखनी है। वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दे फ्रेंड्स। वह चिड़िया जो किस विधा के अंदर रचित है? तो वह चिड़िया जो है ये किसके द्वारा रचित है? केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा। आपको याद रखना है इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? तो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा ये जो विधा है वो कविता में है। आप लोगों को पता है ये क्या है? कविता है। कहानी का अर्थ यानी कि कहानी जो है ये विधा, इसका आंसर आप लोगों को मिल गया। कौन सा है? इसका आंसर है आपको कविता। नेक्स्ट है कहानी। कहानी जो है वो क्या होती है? कहानी का अर्थ है किसी घटनाओं का क्रमबद्ध वर्णन जो होता है, जो कही या सुनाई जाती है। यानी कि किसी भी घटना का क्रमबद्ध जो वर्णन होता है वो क्या होता है? कहानी कहलाता है। जिसे पढ़ने सुनने वाला जो व्यक्ति है वो क्या करता है? इंटरेस्ट लेता है, प्लस उसका मनोरंजन और क्या करता है? ज्ञान प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है संस्मरण। संस्मरण से भी क्वेश्चन बनता है। आप लोगों के 20 से 25 क्वेश्चन आप लोगों के किससे बनेंगे फ्रेंड्स? हिंदी व्याकरण से। तो आप लोगों को व्याकरण है वो अच्छे से कवर करनी है, उस पर अच्छी पकड़ जो है वो बनानी है। सारे पीवाईक्यूज जो आपके टीचिंग एग्जाम के अंदर जो भी आए हैं वो आप लोगों को क्या करनी है? कवर कर लेनी है। हिंदी ग्रामर की आपकी डेली क्लासेस होएगी उसको जो है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें। संस्मरण क्या होते हैं फ्रेंड्स? किसी व्यक्ति की जो आदत होती है, उसके अनुभव होते हैं और घटनाओं का जो वर्णन करने वाला एक साहित्यिक लेख जो होता है, साहित्यिक लेखन जो होता है। यानी कि कोई व्यक्ति है जो उसकी याद के बारे में, उसके अनुभव के बारे में और उस घटनाओं का जो वर्णन करने वाला एक साहित्यिक लेखन होता है वो संस्मरण कहलाता है। नेक्स्ट निबंध। निबंध क्या होता है? गद्य की एक ऐसी विधा होती है गद्य निबंध जिसमें निबंधाकार अपने भाव या विचारों को सुसंगठित रूप से क्या करता है? व्यक्त करता है।
जिसमें एक जो निबंधकार होता है, जो लिखने वाला होता है निबंध को, वो अपने भाव को क्या करता है, विचारों को सुसंगठित रूप से व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया की विशेषता है वो क्या नहीं है। वह मुंह बोली है, वह नीले पंखों वाली है, वह काली पीली है, वह छोटी है। तो वह क्या विशेषता नहीं है। चिड़िया क्या है, मुंह बोली है, छोटी है और नीले पंखों वाली, लेकिन काली पीली जो है वो नहीं है। बल्कि चिड़िया है वो छोटी है और मुंह बोली है और नीले पंखों वाली है। तो हमारा राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह चिड़िया जो है उसकी कविता है, उसके जो रचयिता हैं वो कौन है। तो आप सभी को ये देखते ही आंसर इसका पता चल गया, केदारनाथ अग्रवाल हैं, जी हैं, वो इसके क्या हैं, रचयिता हैं। वह कविता जो कि रचयिता केदारनाथ अग्रवाल हैं, और इनकी जो अनेक और भी रचनाएं हैं वो भी याद रखनी है। अपूर्वा है वो केदारनाथ अग्रवाल की, पंख और पतवार भी जो है वो केदारनाथ अग्रवाल की, फूल नहीं रंग बोलते हैं, ये भी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो एग्जाम में, अपकमिंग एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती की प्रमुख कृतियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, क्योंकि ये भी आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपके यहाँ कृष्णा सोबती की प्रमुख कृतियां हैं, जिंदगी नामा, यारों के यार और समय और सरगम किसकी रचना है। तो ये हैं आपकी कृष्णा सोबती की। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद, स्टार लगा लो भाई, प्रेमचंद से इसके यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, उपन्यासों का जो सम्राट है वो किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है। प्रेमचंद को उपन्यासों का सम्राट है वो कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद की जो कृत है वो गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, क्रम भूमि है, आदि इनके प्रमुख हैं जो वो उपन्यास इनके पाए जाते हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, वह चिड़िया जो कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है, यानी कि इस कविता के माध्यम से कवि है वो क्या संदेश देना चाहता है। पक्षियों के बारे में बात की गई है, मनुष्य के गुणों को उजागर किया गया है। नेक्स्ट है पेड़ पौधों की बात की है, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि कविता में मनुष्य के जो गुण हैं उसके बारे में उजागर किया गया है। मनुष्य को साहसी होना चाहिए। नेक्स्ट है निडर होना चाहिए, और क्या करना चाहिए, एक स्थान पर बैठ के जो नहीं रहना चाहिए कि यहाँ से वहाँ उसको काम की तलाश में या फिर खोजी प्रवृत्ति का जो है वो होना चाहिए। ये कविता के अंदर कवि ने बताया है। वह चिड़िया जो नाम कविता के कवि चिड़िया के किस गुण का वर्णन करते हैं। वह संतोषी है, साहसी है, चंचलता है, सुंदरता है। क्या है, चिड़िया है वो संतोषी है। कवि ने कविता में चिड़िया के संतोषी होने के गुण का क्या किया है, वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, केदारनाथ अग्रवाल हैं जो इस कविता के जो रचयिता हैं, इसके जो रचनाकार हैं, उनका जो जन्म है वो पूछा गया है भाई कब हुआ। तो 1 अप्रैल 1911 को जो है इनका जन्म हुआ था, और उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के कमासीन गांव में इनका जो है वो जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु पूछ ली जाए तो 22 जून 2000 को दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। यानी कि याद रखना आपको 1/4/1911 के अंदर इसकी क्या हुई थी, जन्म हुआ था, और 22/2000 के अंदर क्या हुई थी, इसकी मृत्यु है, देहावसान जो है वो हुआ था। नेक्स्ट है केदारनाथ अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है वो कौन सा है। फूल नहीं बोलते रंग बोलते हैं, अपूर्वा, परिमल, पंख और पतवार। तो पहला बताना है इसमें कौन सा है, ये है तो सारी इसकी। तो फूल रंग नहीं रंग बोलते हैं, ये केदारनाथ अग्रवाल का पहला कविता संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फूल नहीं रंग बोलते कविता संग्रह के लिए केदारनाथ अग्रवाल को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से क्या किया गया था, इनको सम्मानित भी किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट आपको याद रखना है। पहला जो है कविता संग्रह कौन सा है, फूल नहीं रंग बोलते हैं। केदारनाथ अग्रवाल जी को उनकी किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। कहे केदार खरी खरी गुल मेहंदी, जमुन जल तुम, या अपूर्वा। तो ऑप्शन नंबर सी है इसके द्वारा अपूर्वा में क्या मिला था इनको, साहित्यिक अकादमी पुरस्कार जो इनको दिया गया था इस अपूर्वा काव्य संग्रह के लिए। कब मिला था, तो 1986 ईस्वी में साहित्य पुरस्कार इनको प्रदान किया गया, जबकि गुल मेहंदी 1978 ईस्वी में, कहे केदार खरी खरी 1983 ईस्वी में, और जमुन जल इनकी काव्य प्रमुख कृतियां हैं। लेकिन इनको कौन सी कविता के लिए मिला था, अपूर्वा के लिए 1986 के अंदर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केदारनाथ अग्रवाल आरंभिक दौर में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे। तो कौन से केदारनाथ अग्रवाल जो आरंभिक में बालेंदु उपनाम से रचनाएं
करते थे और नागार्जुन यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। तो आपको याद रखना है नागार्जुन को क्या कहा है, यात्री जो है इनको उपनाम दिया गया है। और केदारनाथ अग्रवाल को कौन सा नाम दिया है, बालेंदु इनको नाम दिया गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा। प्लस में आपको जो है बहुत सारे ऐड क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपका जो हिंदी लिटरेचर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा एनसीईआरटी के द्वारा, क्योंकि किसके रचनाकार की कौन सी रचनाएं हैं, कहाँ से उनके उपनाम हैं, ये सारी चीज़ें आपकी साथ साथ में रिवाइज हो रही हैं। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन कि वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया को किस चीज़ से प्यार नहीं, अन्न से, नदी से, विजन से या फिर आकाश से। तो कविता को है वो किस चीज़ से प्यार नहीं है, आकाश से। वह चिड़िया जो कविता में अन्न से, विजन से, नदी से बहुत प्यार है, जबकि आकाश का जिक्र उसे कविता में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स ये थे इस कविता के प्रश्न। कौन सी कविता थी हमारी, एक बार याद कर लेते हैं। वह चिड़िया जो, फर्स्ट जो हमारी कविता है वो कौन सी है, वह चिड़िया जो। उसके जो लेखक हैं वो कौन है, केदारनाथ अग्रवाल। उनका उपनाम क्या है, बालेंदु इनका उपनाम है। इनका जो जन्म है वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 1911 के अंदर। इनका जो देहांत है वो कब हुआ था, 22 जून 2000 के अंदर इनका जो है वो देहांत हुआ था। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार मिला था इनको किस कविता संग्रह के लिए, अपूर्वा के लिए। और कब लिखी गई थी, 1983 के अंदर ये लिखी गई थी। सेकंड हमारा जो सहसमरण है ये किसका है, कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती इनका जो सहसमरण है वो बचपन। सहसमरण अभी हमने पढ़ा था क्या होती है, जो किसी ने उसके द्वारा अपने जो भाव होते हैं, जो जिंदगी की पुरानी यादें होती हैं, उनको भावानुसार लिखना सहसमरण कहलाता है। बचपन नामक जो पाठ की लेखिका है वो कौन है, कृष्ण शोभित है। बचपन पाठ की जो विधा है वो कौन सी है, सहसमरण है। नेक्स्ट है किसी विषय या व्यक्ति पर स्मृति के आधार पर लिखा गया जो आलेख होता है, स्मृति यानी कि यादों के आधार पर जो चीज लिखी जाती है वो होती है सहसमरण कहलाती है। सहसमरण आत्मकथानक लेखन का एक रूप भी होता है, ये भी आपको क्या करना है, याद रखना है। नेक्स्ट है कृष्णा सोबती का जो जन्म है वो 18 फरवरी 1925 के अंदर गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट है भारत विभाजन के बाद यह हिस्सा पाकिस्तान में चले जाने के कारण इन्हें दिल्ली आकर बसना पड़ा। इनका जन्म है वो 18 फरवरी 1925 को हुआ था, और ये हिस्सा जो है, ये पार्ट है, पाकिस्तान में आ गया, इसलिए इन्हें दिल्ली आकर बसना पड़ा। नेक्स्ट है बचपन में जो बचपन पाठ है, बचपन पाठ में लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती है। ये जो सहसमरण है कृष्णा शोभित का, वो अपने बचपन के बारे में इसमें क्या करती है, बताती है। नेक्स्ट है अपने बचपन में कुछ जो खास अनुभव और उनके साथ जुड़े कुछ रोचक तथ्यों का जिक्र इस सहसमरण के अंदर देखने को मिलेगा। बचपन पाठ का जो संदेश है, यानी कि इसका जो पर्पज है वो क्या है, कि हमारे बचपन को समझना चाहिए, जो उसमें से क्या सीखना चाहिए, यानी कि जो बचपन होता है वो किस लिए ज़रूरी है, कौन सी यादें हमारे लिए इसमें इम्पोर्टेंट होती है और क्या हमें इससे सीख लेनी चाहिए। बचपन एक ऐसा समय होता है जब हम निर्मल होते हैं और जीवन के लिए क्या होते हैं, प्रिपेयर होते हैं, यानी कि आधार जो काल होता है हमारे जिंदगी का, वो हमारा क्या होता है, बचपन जो है वो होता है। हमारे जो ज्ञान संचार और सभी जो है वो जीवन के मूल्यों का निर्माण है वो क्या होता है, बचपन को कहा जाता है। इस पाठ में लेखिका ने बताया कि हर शनिवार को उन्हें ओलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल जो है पीना पड़ता था, जिसे वे शनिवारीय दवा भी बुलाते थे। यानी कि हर शनिवार को, मेन पॉइंट है ये कि इस स्मरण में उनको कैस्टर ऑयल जो है वो ओलिव ऑयल पीना पड़ता था, जिसे वो शनिवारी दवा भी बुलाते थे। नेक्स्ट है आयुर्वेद में इन जो तेल हैं, जो कैस्टर्ड ऑयल है और ओलिव ऑयल है, इन तेलों का उपयोग है वो औषधि के रूप में किया जाता है। इन तेलों का जो सेवन है वो किस लिए, यानी कि कब्ज को दूर करता है, खांसी जैसी समस्याओं के लिए किया जाता है, और यह सूजन को भी कम करता है। नेक्स्ट है लेखिका ने बताया कि उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। कौन से फोन होते थे, ग्रामोफोन होते थे। नेक्स्ट है रेडियो और टेलीविजन है वो नहीं पाए जाते थे, यानी कि कौन से होते थे, ग्रामोफोन घरों में देखने को मिलते थे, रेडियो और टेलीविजन है वो देखने को नहीं मिलते थे। नेक्स्ट है लेखिका को शिमला के काफल बहुत याद आते हैं। कौन से जगह शिमला के जो काफल हैं वो लेखिका को बहुत याद आते हैं। नेक्स्ट है कि काफल क्या होता है। अब काफल है वो एक पहाड़ी फल है,
कौन सा फल है? यह एक पहाड़ी फल है जो कहाँ का है? शिमला का, जो औषधीय गुणों से भरपूर है और ये स्वाद में क्या होता है? खट्टा और मीठा होता है। नेक्स्ट है, यह एक सदाबहार वृक्ष है जो 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। सदाबहार वृक्ष कौन से होते हैं? जो हमेशा हरे भरे रहते हैं हर मौसम के अंदर। यह प्राय हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय और नेपाल के अंदर पाया जाता है। तो काफल जो फल है वो इन स्थानों पर पाया जाता है, हिमाचल में, उत्तराखंड में, मेघालय में और नेपाल के अंदर ये पाए जाते हैं। यह देखने में कैसा होता है? सहतूत के जैसा होता है। काफल जो फल है वो देखने में कैसा होता है? सहतूत के जैसा होता है, खट्टा मीठा होता है, पहाड़ी इलाकों में ही पाया जाता है। लेखिका ने चेस्टनट नामक जो है फल का भी जिक्र किया है, जिसे हिंदी में शाहबलूत कहते हैं। और यह एक क्या होता है? शाहबलूत क्या होता है? एक ड्राई फ्रूट होता है और इसे सर्दियों में खाना बहुत लाभदायक होता है। अंग्रेजी में इसे ओक ट्री कहते हैं। यह एक सुपारी जैसा दिखता है। तो जो शाहबलूत जो एक फल है वो इसे एक ड्राई फ्रूट है और ये इसे क्या कहते हैं? अंग्रेजी में ओक ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है, जाखू पहाड़ हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में स्थित एक पहाड़ी है। तो जाखू पहाड़ पूछ लिया जाएगा कि हिमाचल के अंदर शिमला शहर में ये एक पहाड़ी है। जाखू जो पहाड़ है वो शिमला की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है? आपकी 2455 मीटर दूर है। यानी कि जाखू जो पहाड़ी है ये शिमला की सबसे ऊंची चोटी है, आपको याद रखना है। और इसकी जो दूरी है वो समुद्र तल से 2455 मीटर दूर है। नेक्स्ट है, शिमला के कुछ पर्यटन स्थलों में से क्या है? ये एक है जो शिमला में मोल रोड पर स्थित जो है स्कैंडल पॉइंट है, वह जगह है जहां पर मोल रोड है और पश्चिम की ओर रिज रोड से मिलती है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन है वो यहाँ से बन सकते हैं। तो आपको याद रखना फ्रेंड्स, इस जगह को यह ब्रिटिश महिला और एक भारतीय महाराजा के कथित रूप से भाग जाने के कारण यहाँ पर काफ़ी हंगामे भी हुए थे। तो आपको याद रखना है, मोल रोड पर स्थित कौन सा पॉइंट है? एक स्कैंडल पॉइंट है जो मोल रोड से और पश्चिम की ओर से रिज रोड से मिलता है। यह जगह जो है वो अब लाला लाजपत राय की एक मूर्ति भी लगी हुई है। तो जो ये रोड था शिमला का स्कैल्ड पॉइंट, यहाँ पर अब लाला लाजपत राय की एक मूर्ति भी लगी हुई है। यह शिमला का सबसे ऊंचा स्थान है, यानी कि यहाँ की ऊंचाई है यह शिमला की सबसे ऊंची। जाखू जो पहाड़ी है वो सबसे ऊंची पहाड़ी है। कालका से शिमला के लिए चलने वाली ट्रेन को टॉय ट्रेन कहा जाता है। कौन सी ट्रेन कहा जाता है? टॉय ट्रेन। कहाँ से कहाँ तक चलती है? कालका से शिमला से चलने वाली ट्रेन को कहा जाता है। नैरो गेज रेलवे है जिसकी जो लंबाई है वो 96 किलोमीटर है, यानी कि 96 किलोमीटर है जो ये नैरो गेज रेलवे है। यह ट्रेन 103 सुरंगें और 869 जो है वो पुलों को पार होकर गुजरती है। तो ये पुल और ये संख्या है आपको याद रखनी है। नैरो गेज जो रेलवे है वो 96 किलोमीटर है और यह ट्रेन 103 सुरंग और 869 जो है वो पुलों को पार करके गुजरती है। अब हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन कि किस रचनाकार की कहानी बादलों के घेरे नामक संग्रह से संकलित है। तो बादलों के घेरे ये जो है वो कहानी है और ये किस रचनाकार के द्वारा लिखी गई है? तो कृष्ण सोभित के द्वारा। हम पढ़ रहे हैं कौन सा? सस्मरण। कौन इसका नाम क्या है? बचपन। ये किसके द्वारा लिखा गया है? रचना शोभित के द्वारा, कृष्णा शोभित के द्वारा। तो कृष्णा बादलों के घेरे हैं, ये भी किसके द्वारा लिखा गया? कृष्णा शोभित के द्वारा 1980 के अंदर इसको संकलित किया गया है। जबकि ममता कालिया की छुटकारा सीट नंबर 6 और एक अदद औरत और बोलने वाली औरत मुखोटा आदि कहानी संग्रह किसके हैं? कृष्णा शोभित के संग्रह हैं। कौन से हैं? सीट नंबर कालिया की छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, एक यानी कि आपको याद रखना एक अजीब औरत, बोलने वाली औरत और मुखोटा आदि जो कहानी संग्रह हैं वो किसके हैं? वो कृष्ण शोभित के संग्रह हैं। नेक्स्ट है, बचपन पाठ किस विधा में रचित है? जो बचपन पाठ है वो किस विधा के अंदर रचित है? तो ये क्या है? अभी हमने पढ़ा था सहस्मरण है। और सहस्मरण क्या होता है? यह एक गैर काल्पनिक लेखन विधा है। कौन सी है? यह एक गैर काल्पनिक लेखन विधा है जिसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव, घटना और लोगों को अपनी यादों का जो वर्णन है वो सुनाता है। तो आपको याद रखनी है जो सहस्मरण है वो क्या है? एक गैर काल्पनिक विधा है। नेक्स्ट है, लेखिका के परिवार में सभी उनको यह क्या कहकर पुकारते थे? तो आपको याद रखना है, लेखिका के परिवार में सब उसको क्या कह के बुलाते थे? जीजी कहकर जो है वो बुलाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने शनिवार दवाई किसे कहा है? तो ओलिव ऑयल को उन्होंने क्या कहा है? इसको कौन सी दवाई कहा है? ओलिव ऑयल को शनिवार दवाई इनको कहा है। कैस्टर ऑयल कब्ज से राहत दिलाने के लिए ये क्या करते थे? पीते थे। नेक्स्ट है, कृष्णा शोभित और उनके भाई की जो ड्यूटी है वो किस काम में लगी थी? कौन सा ऐसा काम था जिसमें कृष्णा शोभित और उसके भाई की जो है वो ड्यूटी लगी थी? घर की साफ सफाई करने में, काफल तोड़कर लाने में, चॉकलेट लाने में या ब्राउन ब्रेड लाने में? तो ब्राउन ब्रेड लाने के लिए किसकी ड्यूटी लगी थी? कृष्णा और उसके भाई की ड्यूटी लगी थी। जहाँ कहाँ से लाने थे? शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने थे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेखिका है वो बचपन में इतवार यानी कि रविवार की सुबह वो क्या करती थी? कपड़े धोती थी, घर की साफ सफाई करती थी। नेक्स्ट है फिर आपका, या फिर मोजे धुलती थी, जूते पॉलिश करती थी या फिर पेंटिंग करती थी? तो एतवार को यानी कि संडे वाले दिन वो क्या करती थी? मोजे धुलती थी और जूतों को क्या करती थी? पॉलिश करती थी। बचपन में लेखिका को अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। यह काम नौकर या नौकरानी से कराने की सख्त मनाही थी। लेखिका कृष्ण शोभित बचपन में कैसे कपड़े पहनती थी? हल्के रंग के, पीले रंग के, काले रंग के या फिर कलरफुल रंग बिरंगे कपड़े है वो बचपन में पहनती थी। नेक्स्ट है, लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा? आंखों में तकलीफ के कारण, बीमारी के कारण, फैशन के कारण, डॉक्टर की सलाह के कारण? तो आंखों में चश्मा है वो लेखिका को आंखों में तकलीफ होने के कारण जो उसको लगाना पड़ता था। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, कृष्णा शोभित के बचपन पाठ के आधार पर उन दिनों घरों में कौन सा उपकरण नहीं था? रेडियो और टेलीविजन वहां पर नहीं थे। ग्रामोफोन हुआ करते थे, वो भी कुछ घरों में। आंखों का चश्मा लगा ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। बचपन पाठ में इस शेर से लेखिका को कौन चिढ़ा था? हम कह देते ना, जो भी हमें चश्मा लगाए मिलता है हम भी कह देते हैं मजाक मजाक डबल बैटरी हो गया, कह देते हैं ना। इसी तरीके से ये कह रहे थे अकेले ये चश्मा लगा के क्या कर रही है? दूर की सोच रही है, लेकिन इसको ये पता नहीं इसकी जो शक्ल है वो कैसी लग रही है? लंगूर जैसी। तो ये किसने कहा था? लेखिका की चचेरी बहन ने, लेखिका के पिताजी ने, लेखिका की माताजी ने, लेखिका के चचेरे भाई ने। ये काम अपने भाई ही कर सकते हैं, तो उसके भी चचेरे भाई ने ये बोला था उसको, लेखिका को, कृष्णा शोभित को। बचपन पाठ के आधार पर बच्चों को चॉकलेट कितनी बार खरीदने की छूट रहती थी? महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, प्रतिदिन सुबह? तो ये क्या होती है? हफ्ते में एक बार जो है वो कृष्णा शोभित ने बताया कि बच्चों को हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट होती थी। ये हमारा सेकंड जो लेसन है ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। थर्ड है प्रेमचंद, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टार लगा लो, यहाँ से क्वेश्चन है इनके से बनेगा डेफिनेटली। नेक्स्ट है नादान दोस्त, प्रेमचंद की जो है वो कविता है, ये कौन सी है? कोई ये कहानी है वो किसकी है? नादान दोस्त। क्या है इसके जो लेखक हैं, इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? प्रेमचंद। नादान दोस्त कहानी है वो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है, और इस कहानी में मुंशी प्रेमचंद ने बच्चों की नादानी और नासमझी की गई गलतियों के बारे में लिखा है। नादान दोस्त यानी कि इसमें बच्चों की नासमझी के बारे में लिखा गया है। इस कहानी के अंदर केशव नामक बाल के घर जो कार्निस के ऊपर दीवारों के ऊपरी हिस्से में सुंदरता के लिए बाहर की ओर निकाला गया थोड़ा सा अंश होता है जिसे कार्निक्स कहा जाता है। यह चिड़िया ने अंडे दिए थे। एक चिड़िया ने क्या किया था? अंडे दिए थे। और इस कहानी में केशव और उसकी बहन जो श्यामा थी, उन्होंने नादानी, उन्होंने, आपको पता है ना, उन्होंने चढ़ के ऊपर क्या कर लिए थे? उन अंडों को जो है वो उतार लिया था, और वो अंडे क्या हो गए थे? टूट गए थे। तो ये वही कहानी है। आप लोगों को फ्रेंड्स याद आ रही होगी थोड़ी थोड़ी, अब हम पूरी पढ़ेंगे तो आपको ये पूरी याद आ जाएगी। कहानी का मूल भाव इसमें क्या है? मनुष्य को जीव जंतुओं के जो जीवन है यानी कि उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो बच्चे थे, वो चिड़िया को पालना चाहते थे, उसके अंदर बच्चों को क्या कर रहे थे? वो उनको दाना पानी खिला रहे थे, लेकिन उनको नहीं पता था कि ये उनके हाथ लगाने से खराब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, किसी काम के नहीं रहेंगे। तो केशव और श्यामा ने घर के अंदर चिड़िया ने अंडे दिए थे, और दोनों भाई बहन को आते जाते देख इतने मगन हो जाते थे कि उनका खाना पीना भूल जाते थे। चिड़िया के अंडों को देखकर उसके मन में कई सवाल उठते थे। वो अपना खाना कहाँ से लाएगी, अंडों से बच्चे कैसे निकलेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि बहुत सारे सवाल हैं वो उनके मन में चलते रहते थे। 3-4 दिन गुजर जाने के बाद चिड़िया के जो बच्चे हैं वो बच्चों के लिए क्या हो गए? परेशान होने लगते थे। वे चिड़िया के अंडों की सुरक्षा के लिए कई उपाय करते हैं, लेकिन वे विफल हो जाते हैं। चिड़िया अपने अंडों को खुद ही क्या कर देती है? तोड़ देती है। यानी कि जब हम किसी भी जानवर के, पक्षी के अंडों को जब हाथ लगा देते हैं
तो वो उन्हें एक्सेप्ट करने से जहाँ क्या कर देती है, इनकार कर देती है और वो उनको तोड़ देती है। तो जब केशव और श्यामा की माँ यह बात पता चलती है तो वह दोनों को बताती है कि अंडे छूने से क्या हो जाते हैं, वो गंदे हो जाते हैं। फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती, क्या नहीं करती, नहीं सेती, उनकी जो देखभाल है वो नहीं करती। श्यामा और केशव को बहुत ही ग्लानि यानी कि उनको बहुत गिल्ट फील हुआ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उनकी नासमझी की वजह से अनजाने में 3 जानें चली गई। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि नादानी में या पूर्ण ज्ञान के अभाव में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यानी कि वो कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान शैतानी के रास्ते पर जो है वो ले चलता है। तो ऐसे हमें ऐसे जीव जंतुओं के जो जीवन है उनके अंदर हस्तक्षेप है वो नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर है वो नहीं करना चाहिए। तो ये जो कविता थी वो किसके द्वारा लिखी गई, नादान दोस्त प्रेमचंद के द्वारा जो है ये कथा लिखी गई, उनके द्वारा लिखी गई। अब हम इसके क्वेश्चन कर लेते हैं। नादान दोस्त पाठ है वो किस विधा में रचित है, तो ये एक कहानी है। नादान दोस्त क्या है, ये कहानी है। और पहली पूरी तरह से सुनिश्चित कर आप कार्य कर रहे हैं वह सही है या नहीं। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य है वो यही समझाना है। नादान दोस्त कहानी के लेखक कौन है, वो मुंशी प्रेमचंद है। और इनकी अलग अलग जो कृतियां हैं वो भी आपको याद रख लेनी है। कफन है, पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, पूस की रात है, सोजे वतन है। तो ये हैं वो किसकी जो कृतियां हैं, ये कफन है, पंच परमेश्वर है, ईदगाह है, पूस की रात है, सोचे वतन है, गोदान है। ये क्या है, गोदान क्या, ये उपन्यास है, लेकिन ये कहानी है ये प्रेमचंद की है, आपको याद रखनी है। फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु ने जो है डुमरी, पलटू बाबू रोड, पंचलाइट तथा अयज्ञ ने नागा पर्वत की एक घटना। अयज्ञ की जो कहानी है वो प्रमुख कृति है वो नागा पर्वत की एक घटना। लेटर बॉक्स किसकी है, अयज्ञ की। परंपरा जनेन्द्र कुमार ने नीलम, देश की राजकन्या, पाजेब, जय संधि आदि जो कहानियां लिखी हैं। तो आपको ये याद रखनी है। ठुमरी, पलटू बाबू रोड, पंचलाइट जो है ये किसने लिखी, फणेश्वर नाथ रेणु ने। नागा पर्वत की एक घटना अयज्ञ। लेटर बॉक्स अयज्ञ ने। परंपरा किसने लिखी, अयज्ञ ने। जनेन्द्र कुमार ने नीलम, देश की राजकन्या लिखी। पाजेब जनेन्द्र कुमार ने लिखी। और जय संधि है वो जनेन्द्र कुमार ने की प्रमुख कृतियां। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म है वो कब हुआ था, तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म आपको याद रखना है 31 जुलाई 1880 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम है वो धनपत राय था और इनका जो जन्म है वो वाराणसी जिले के लैमही गांव के अंदर हुआ था। कहाँ हुआ था, वाराणसी जिले के लैमही गांव के अंदर इनका जो जन्म है वो हुआ था। प्रेमचंद एक महान क्या थे, उपन्यासकार थे। उपन्यासों का सम्राट इसको कहा जाता है। विचारक के रूप में इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। केशव को अपनी किस गलती का अफसोस जो है वो हो रहा था, यानी कि केशव को अपनी कौन सी गलती का अफसोस हुआ, क्योंकि केशव ने जो चिड़िया के अंडे हैं उनको क्या कर दिया था, चिड़िया के अंडे टूटने की वजह से उसको अफसोस है वो हो रहा था। नेक्स्ट है नादान दोस्त कहानी। नादान दोस्त कहानी में चिड़िया ने अंडे किस स्थान पर दिए थे, तो कार्निस के ऊपर जो है वो अंडे दिए थे। आप सभी लोगों ने ये हमने ऊपर जो इसको पढ़ा था। दीवार का जो बाहरी भाग होता है उस पर सुंदर कुछ अंश होते हैं जहाँ पर उसने अंडे दिए थे, किसने, चिड़िया ने। चिड़िया को देखकर केशव और उसकी बहन को जो है उसकी किसकी सुध नहीं रही, कि नहाने की, खाना खाने की, विद्यालय जाने की, दूध और जलेबी की। तो चिड़िया को देखकर है वो केशव को दूध और जलेबी की जो है वो क्या नहीं रही, सुध ही नहीं रही। केशव और उसकी बहन श्यामा के दिल में कौन सा सवाल उठ रहा था, कौन सा सवाल उठ रहा था, कि चिड़िया के अंडे कितने बड़े हो गए होंगे, या फिर वो किस रंग के होंगे, या फिर वो क्या खाते होंगे। यानी कि उनको सिर्फ अंडे ही, चिड़िया के अंडे, बच्चे यही जो है वो दिखते थे और वो जानना चाहते थे कि उन चिड़िया के जो अंडे हैं वो कैसे दिखते हैं, उनका रंग है वो कैसा है, इन सभी का उनको चिंता रहती थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नादान दोस्त कहानी में चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे, 2 अंडे दिए थे। कितने अंडे दिए थे फ्रेंड्स, तो इन्होंने चिड़िया के ने 3 अंडे दिए थे। कहानी के अंदर चिड़िया ने कितने अंडे दिए थे, 3 अंडे दिए थे। केशव ने अंडों को रखने के लिए क्या बनाया था, कपड़े की गद्दी बनाई थी। तो कपड़े की गद्दी श्यामा ने और केशव ने जो है ये मिलकर बनाई थी चिड़िया के अंडे रखने के लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, केशव जो है वो किस पर चढ़कर अंडे तक पहुंचा था, चौकी या स्टूल पर। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। केशव है चौकी और स्टूल लगाकर क्या चढ़ गया था, वहां पर अंडे देखने के लिए चढ़ गया था।
ये थे फ्रेंड्स आप लोगों के 3 जो है वो लेसन कंप्लीट हो गए एनसीईआरटी के। कितने हो गए? 3 लेसन है वो हमने अच्छे से पढ़ लिए। तो फ्रेंड्स आपको बताना है कमेंट करके आपको कैसी लग रही है क्लास, यानी कि आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रही हैं चीज़ें, या फिर बोरिंग लग रही हैं, एग्जाम पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट लग रही है कि नहीं लग रही। तो आप अपना एक्सपीरियंस है वो कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करिए फ्रेंड्स। अब हम 4th लेसन को पढ़ने वाले हैं जो कि शमशेर बहादुर सिंह का है, चांद से थोड़ी सी गप्पे। यानी कि अब हम क्या करेंगे, उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये जो लेसन होने वाला है कि चांद से थोड़ी सी गप्पे हम भी करते हैं। देखते हैं कैसे चांद से गप्पे जो है वो की जाती हैं। तो चांद से थोड़ी सी गप्पे हैं वो किसकी जो रचना है, किसकी जो काव्य विधा है, तो ये शमशेर बहादुर सिंह की जो है ये काव्य रचना है। चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ काव्य विधा की जो रचना है और इसके जो रचयिता है वो कौन है? शमशेर बहादुर सिंह है। चांद से बातें कौन करता है भाई? शमशेर बहादुर सिंह करते हैं। शमशेर बहादुर सिंह, आपको याद रखना, चांद से बातें शमशेर बहादुर सिंह करते हैं। इस कविता में एक 10-11 साल की लड़की चांद से का जो है बातें करती है। वो क्या बातें करती है वो हम देखेंगे कि इस कविता का भावार्थ क्या है कि प्रकृति के नियमों के आधार पर चांद जो है वो घटता है और बढ़ता है। आप लोगों को पता है अमावस्या जाने के बाद जो है चांद की कलाएं हैं वो बढ़ने लग जाती हैं और पूर्णिमा के बाद है वो घटने लग जाती हैं। जब चांद बढ़ता है उस टाइम को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहा जाता है, शुक्ल पक्ष कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन बनते हैं आपके। और जब चांद घटता है तब क्या कहा जाता है? कृष्ण पक्ष इसको कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण, यानी कि जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के कारण लड़की चांद से कई सवाल पूछना चाहती है। वो चांद से पूछती है कि आप तिरछे नजर आते हैं, जिससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यह घटना अष्टमी से पूर्णिमा के बीच की है। यानी तिरछा क्यों हो जाता है? चांद जो है वो पूरा नहीं होता, इस तरीके का जो है वो बना हुआ होता है। यानी कि ये अष्टमी, ये जो थोड़ा सा है ये अधूरा होता है। तो इसमें वो बोलती है कि वो तिरछा चांद वो नजर आता है। वह सारे आकाश को वस्त्र समझती है जिस पर कई सितारे जो हैं वो जड़े हुए थे। यानी कि जो आकाश के अंदर जो सितारे होते हैं, लड़की उसको समझती है कि ये इसके वस्त्र हैं चांद के जो ये पहने हुए हैं। नेक्स्ट है अपना, हमारे ग्रह की परिक्रमा करते समय चंद्रमा की स्थिति बदलने के कारण सूर्य का प्रकाश उनके विभिन्न भागों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे यह भ्रम पैदा होता है कि चांद है वो आकार बदल रहा है। कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? तो कवि यह संदेश देना चाहता है कि सभी को प्रकृति के नियमों का पालन करना चाहिए और प्रकृति के नियमों को बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये यूनिवर्सल होते हैं और इनको जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता। ये आपको याद रखना है। अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। बिल्कुल छोटा सा पार्ट था। तो किसका है ये आपका? चांद से बातें कौन करता है? अभी आपको बताना, चांद से बातें कौन करता है? शमशेर सिंह बहादुर जो है वो चांद से बातें करते हैं। चांद से थोड़ी सी गप्पे किस विधा की रचना है? तो ये क्या है? ये काव्य धारा है, काव्य विधा की रचना है शमशेर सिंह बहादुर की। नेक्स्ट है चांद सी थोड़ी सी गप्पे कविता के रचनाकार कौन है? तो शमशेर सिंह बहादुर। ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है वो सही हो जाएगा। तो शमशेर सिंह बहादुर अयज्ञ द्वारा संपादित इसरा सप्तक के जो है वो कवि थे। तो शमशेर सिंह बहादुर और अयज्ञ द्वारा संपादित कवि थे और शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहा जाता है। अब क्वेश्चन बन गया ना। अभी क्या कर लेते हैं, इसको जो है इन चीज़ों को लिख लेना चाहिए कि कवि, अभी सभी बच्चे लिख लो, कवियों का कवि है वो किसे कहा जाता है? तो शमशेर सिंह बहादुर को क्या कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर को कवियों का कवि है वो कहा जाता है। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, शमशेर बहादुर सिंह, सॉरी फ्रेंड मैं उल्टा नाम ले रही हूँ। शमशेर बहादुर सिंह है ये, मैं शमशेर सिंह बहादुर ले रही हूँ। शमशेर बहादुर सिंह को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? ये तो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार जो मिला था और कबीर सम्मान मिला था। अभी इनको आप जो वो साइड में क्या क्या लिख लो, इनको साहित्य पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमिक पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला था। और नेक्स्ट है लास्ट है वो कौन सा मिला था? कबीर पुरस्कार इसको दिया गया था, कबीर पुरस्कार इनको दिया गया था। नेक्स्ट है आपका
कब दिया गया था? शमशेर सिंह बहादुर को उनकी काव्य कृति चुका भी हूँ ये किसके लिए मिला था? चुका भी हूँ इसके लिए मिला था। कब मिला था? 1977 में मिला था। और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 1987 में मिला था। के मध्य मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार मिला और 1989 में उसे कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया। 77, 87 और 89 के अंदर ये पुरस्कार है इनको दिए गए थे। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, नेक्स्ट है वो लड़की चांद से कह रही है कि वो चांद से गप्पे लड़ाई है, तो वो कब से कब तक के चांद की बात कर रही है? अष्टमी से पूर्णिमा के बीच वह चांद से प्रश्न करती है कि वह चंद्रमा की जो स्थिति है वो क्या उसको नजर आ रही है? तिरछी जो है वो नजर आ रही है। नेक्स्ट है चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद जो है कैसा लग रहा है? तो गोल, काला, तिरछा, चकोर। तो गोल तथा तिरछा जो उसको नजर आ रहा है। नेक्स्ट है चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद से गप्पे लड़ाने वाली लड़की की जो आयु है वो कितनी है? तो 15 से 17 वर्ष, 5 से 14 वर्ष, 5 से 8 वर्ष। तो 10 से 11 वर्ष की एक लड़की थी, हमने ये स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। नेक्स्ट है चांद से थोड़ी सी गप्पे कौन सा वस्त्र पहना हुआ है? तो तारों से जड़ा हुआ वस्त्र पहना है, सिर्फ मुंह खोले हुए अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल, अपनी पोशाक को फैलाए हुए, चारों सिमट। प्रस्तुत काव्य पंक्ति में सीमट का क्या अर्थ है? दिशा। सीमट का, ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं कि इस कविता में सीमट का जो है वो क्या अर्थ है? तो क्या है? दिशा जो इसका है अर्थ माना जाता है। नेक्स्ट है चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ में चांद को कौन सी बीमारी है? घटने बढ़ने की, तिरछा होने की। तो घटने और बढ़ने की इस चांद को इस लड़की ने बीमारी बताई है। चांद थोड़ी सी गप्पे कविता में चांद कब से दम तक एकदम नहीं लगता? तो जब तक चांद गोल नहीं हो जाता तब तक जो है वो चांद में क्या नहीं लगता? दम जो है वो नहीं लगता, यानी कि गोल मटोल उसको दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम लेसन को कवर करने वाले हैं, गुणाकर मूले। अक्षरों का जो महत्व है, हम इस निबंध को पढ़ने वाले हैं और इस निबंध के रचनाकार हैं, निबंधकार हैं, वो कौन है? गुणाकर मूले। गुणाकर मूले क्या है? इसके जो है वो निबंधकार हैं, वो देखे गए हैं। निबंध का शीर्षक से ही स्पष्ट है कि लेखक अक्षरों के महत्व से पाठकों को क्या कराना चाहता है? अवगत करवाना चाहता है। अक्षर हमारे विचारों को क्या करते हैं? अक्षर इसलिए हम यूज करते हैं, इससे हम क्या करते हैं? आदान प्रदान करने का साधन है। क्या करते हैं? आदान प्रदान करने का जो है ये क्या है? साधन है। प्राचीन काल में लोग सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की थी, जबकि अक्षरों की खोज किसने की थी? इंसान ने की थी। यानी कि हम जो है इसको मानते हैं सभी चीजों का रचयिता है, यानी कि जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, या प्राचीन काल में हम किसी भी चीज की खोज है वो किससे मानते थे? भगवान से, ईश्वर से मानते थे। लेकिन अक्षर की जो खोज है वो किसने की थी फ्रेंड्स? इंसान ने की थी। अक्षरों की खोज है वो करीब 6000 साल पहले हुई थी। कितनी हुई थी? 6000 वर्ष पूर्व अक्षरों की खोज है वो की गई थी। अक्षरों का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो भूमध्य सागर के पूर्व में रहने वाले लोग हैं जिनको फोनीशियन कहा जाता है, उन लोगों ने की थी। फोनीशियन लोगों के ने इसकी जो अक्षरों की शुरुआत है वो की थी। अक्षर का जो शाब्दिक अर्थ है, न घट सके और न ही नष्ट हो सके, उसको हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है और अक्षरों की खोज के बाद मनुष्य अपने जीवन में जो विचार होते हैं, जो जानकारी होती है, उनको लिख कर रखने का जो है वो उनके साक्ष्य के रूप में इनको रखता है। यदि अक्षरों की खोज न हुई हो तो आज हमें इतिहास नहीं जान पाते, यानी कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जो कहाँ युद्ध हुए, क्या क्या हमारे जो प्राचीन भारत है उसमें पाया जाता था, क्या वहाँ की संस्कृति होती थी, क्या पोशाक, गहने, रहन सहन, लड़ाई, युद्ध, जीत हार, इनको हम नहीं जान पाते। नेक्स्ट है अपने जो विचार होते हैं वो अक्षरों के माध्यम से ही हम आगामी जो पीढ़ियाँ होती हैं, जो आने वाली जो पीढ़ियाँ होती हैं, उन तक पहुँचाने में सक्षम हो पाते हैं। अक्षरों के ज्ञान के पश्चात ही मनुष्य का जो इतिहास है वो लिखा जाने लगा था और इस प्रकार मनुष्य है वो क्या कहलाने लगा? सभ्य जो है वो कहलाने लगा। नेक्स्ट है अक्षरों के जो ज्ञान के पश्चात ही मनुष्य का इतिहास लिखा गया और इसे शुरुआत में प्राग ऐतिहासिक काल में अक्षरों की खोज की शुरुआत है वो मानी जाती है। सबसे पहले मनुष्य ने चित्रों के जरिए अपने विचार व्यक्त करने क्या किए थे? आरंभ किए थे। अब आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अक्षरों की खोज है वो प्राग ऐतिहासिक काल में हुई थी। प्राग ऐतिहासिक काल का दूसरा नाम पूर्व साहित्य इतिहास भी इसको कहा जाता है, यानी कि साहित्य
इससे पहले का जो टाइम है वो पूर्व इतिहास, ऐतिहासिक से इतिहास भी कहलाता है। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है जिसकी जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से प्राप्त की जाती है। मध्यकालीन क्या होता है? प्राचीन भारत, प्राचीन काल और आधुनिक काल के बीच का जो समय होता है वो मध्यकाल, यानी कि प्राचीन और आधुनिक, इसका जो बीच का टाइम पीरियड था वो क्या है? मध्यकालीन जो युग कहलाता है, और यह अंधकार युग भी इसको कहा जाता है। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। निम्नलिखित में से असंगत कथन चुनिए। तो यदि अक्षरों की खोज न हुई होती तो हम इतिहास न जान पाते। असंगत, ये तो सही है। अक्षरों के ज्ञान के अभाव में हम अपने विचारों को प्रकट नहीं कर सकते, ये भी सही है। अक्षरों के ज्ञान के पश्चात ही मनुष्य का इतिहास लिखा जाने लगा, ये भी सही है। अक्षरों की जो खोज है वो करीब 6000 वर्ष पूर्व हुई थी, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी है वो अक्षरों के अभाव में हम अपने विचार भाव को अक्षरों के माध्यम से प्रकट करते थे, ये नहीं है। अक्षरों के साथ करते थे, अक्षरों के अभाव में हम नहीं करते। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अक्षर का शाब्दिक अर्थ क्या है? वो ना घट सके ना बढ़ सके। अक्षरों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फोनीशियन लोगों के द्वारा जो अक्षरों का जो प्रयोग है वो सबसे पहले किया गया। कितने वर्ष पहले? 6000 साल पहले। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन है वो क्या है कि अक्षरों का जो महत्व व पाठ के आधार पर मनुष्य है वो धरती पर कितने साल पहले जन्मा था? तो कितने साल पहले जन्मा था? अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर मनुष्य धरती पर 5 लाख साल पहले पूर्व जन्म लिया था। 5 लाख साल पहले पूर्व क्या किया था? जन्म लिया था। नेक्स्ट है अक्षरों का महत्व पाठ के आधार पर पुराने जमाने के लोग अक्षरों की खोज करता किसे समझते थे? तो ईश्वर को समझते थे। यह हमने अक्षरों की खोज की शुरुआत किसने वर्ष पूर्व हुई थी? तो ये हुई थी हमारी 6000 वर्ष पूर्व। अक्षरों की खोज या पाठ के आधार पर किसने खोज के बाद नए युग की जो है वो शुरुआत मानी जाती है? अक्षरों की खोज। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रेंड, प्राग ऐतिहासिक काल का जो मानव है वो अपना भाव किसके माध्यम से व्यक्त करता है? अक्षरों के माध्यम से तो या फिर चित्रों के माध्यम से? तो अभी हम करते हैं अक्षरों के माध्यम से, लेकिन प्राचीन काल में हम किससे करते थे? चित्रों के माध्यम से। मानव जाति का विकास है वो कितने सालों में तेजी से हुआ? मानव जाति का जो विकास है वो 6000 साल से काफी तेजी से ये हुआ, क्योंकि अक्षरों की जो है वो खोज हुई थी। नेक्स्ट अपना जो लेसन है जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पार नजर के। क्या है? पार नजर के। ये हमारी एक कहानी है जो किसके द्वारा लिखी गई है? जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा। जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा जो ये कहानी है वो लिखी गई है। और इस विधा के अंदर कौन सी है? पार नजर के। पार नजर के यह कहानी आज से कई वर्ष आगे की क्या करती है? कल्पनाओं पर आधारित होती है। कल्पनाओं पर आधारित है। पार नजर के यानी कि आपको पता चला होगा नजर के पार यानी कि कल्पना पर आधारित है। विष्णु जयंत नार्लिकर के द्वारा ये कहानी है वो लिखी गई है। इस कहानी में मंगल ग्रह की जमीन के नीचे रहने वाले प्राणियों के माध्यम बनाकर ऐसी कल्पना की गई है। और इस कहानी का जो मूल भाव है वो सौरमंडल के दूसरे ग्रह पर भी जीवन हो सकता है। इस चीज के बारे में जानकारी देना इस कहानी का मेन इम्पोर्टेंट जो पार्ट है भाव है। मंगल ग्रह को कौन सा ग्रह कहा जाता है? लाल ग्रह भी इसको कहा जाता है। इसकी सतह पर किस लिए इसको लाल ग्रह कहा जाता है? लोह ऑक्साइड यानी कि जंग की जो वजह से इसका रंग जो है वो लाल दिखाई देता है, लोह ऑक्साइड की वजह से, इसलिए इसे लाल ग्रह या मंगल ग्रह कहा जाता है। मंगल ग्रह पृथ्वी से छोटा है और इसका व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का करीब आधा है। मंगल ग्रह क्या है? पृथ्वी से छोटा ग्रह है, इसका जो व्यास है वो पृथ्वी के व्यास का आधा है। कहानी की शुरुआत में बताया गया कि छोटू नामक एक लड़का है, अपने पिता के सिक्योरिटी पास को ले लिया और सुरंग के रास्ते जाने लगा, लेकिन वह पकड़ा गया और वापस जो है अपने घर भेज दिया गया। यानी कि छोटू जो है वो अपने पापा का पास उठाकर जा रहा था चुपके चुपके, लेकिन उसको क्या कर लिया गया? वहां पर पकड़ लिया गया और उसको वापस भेज दिया कि तू छोटा है अभी अपने घर जा। नेक्स्ट है छोटू के मन में क्या हुई? फिर जिज्ञासा उत्पन्न हुई और उसके मन में अलग अलग प्रश्न आने लगे। प्रश्न करने के पश्चात उसके पिता ने बताया कि वे सुरंग के स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। क्या जाते हैं? स्पेस सूट पहनकर जाते हैं। स्पेस सूट क्या होते हैं? अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष की जो कठोर परिस्थिति से बचाने के लिए पहना जाता है। तो उसके पापा ने क्या बताया कि अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट पहने जाते हैं, जो कि क्या करते हैं?
अंतरिक्ष की जो परिस्थिति है उनसे उनको बचाए रखता है। और यह एक पर्यावरण सूट होता है। स्पेस सूट एक तरह का सुरक्षा कवच इसको कहा जाता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों को कई तरह से मदद करता है। कहानी में बताया गया कि बहुत पहले मंगल पर भी सभी लोग जमीन के ऊपर क्या करते थे, रहते थे। नेक्स्ट है, धीरे धीरे सूरज में बदलाव होने लगा और जिसके कारण वातावरण में भी बदलाव होने लगा। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती थी। इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता था। इन्हीं से जीवों का क्या होता था, पोषण होता था। और सूर्य में बदलाव होते ही प्राकृतिक जो संतुलन है वो बिगड़ गया और जीव वातावरण के साथ अनुकूलन करने में विफल हो गए, असफल हो गए। कारणवश जीव जंतु क्या हो गए, फिर मरते चले गए। उसके बाद नेक्स्ट है, फिर तकनीकी जो ज्ञान है उसकी सहायता से जमीन के नीचे क्या हुए, घर बनाए गए और उपकरणों की सहायता से जमीन के नीचे जो है वो संभव हो पाया। क्या हो पाया, जमीन के नीचे है ये हो संभव जो है ये स्थिति हो पाई। नेक्स्ट है अपनी मंगल धरती पर क्या हुआ, फिर उसके बाद मंगल जो है वो क्या हुआ, धरती के ऊपर जो अपना पहला अंतरिक्ष यान मंगल की धरती पर उतरा हुआ पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, वाइकिंग 1, जिसके नासा ने 20 अगस्त 1975 के अंदर क्या किया था, लॉन्च किया गया था। वाइकिंग 1 जिसे 20 अगस्त 1975 में लॉन्च किया गया मंगल की धरती पर। यान है वो 19 जून 1976 में मंगल की कक्षा में क्या हुआ था, पहुंच गया था। यानी कि 20 अगस्त 1975 को जो है वो भेजा गया था और 19 जून 1976 को वो क्या हो गया, मंगल की कक्षा में पहुंच भी गया। वाइकिंग के मंगल ग्रह की सतह और वायुमंडल का अध्ययन किया और वहां से उसकी कुछ है वो तस्वीरें भी ली। इस मिशन ने मंगल ग्रह के बारे में कई जानकारी हासिल की, जिससे कि उसे भूविज्ञान के बारे में, मौसम के बारे में और वायुमंडल ये संरचना शामिल जो है उसके अंदर की गई। ये था अपना पार नजर के ये किसका था, जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा जो है ये कहानी है वो लिखी गई है। मंगल ग्रह के बारे में इसके ऊपर बताया गया है और अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन जो एग्जाम में अंदर आते हैं और पूछे जा चुके हैं। पार नजर के पाठ किस विधा से रचित है, तो ये एक कहानी है जो पार नजर के कहानी विधा से रचित है। निबंध क्या होती है, निबंध एक प्रकार की गद्य रचना होती है जिसे क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमैटिक तरीके से क्या होता है, लिखा जाता है। नेक्स्ट है अपना रेखा चित्र जो है वो क्या होती है, रेखा चित्र गद्य साहित्य की क्या होती है, एक विधा होती है। इसमें कहानी, व्यक्ति, वस्तु, घटना, स्थान आदि का जो संक्षिप्त, भावपूर्ण और सजीव है वो चित्रण किया जाता है। सजीव चित्रण इसके अंदर किया गया जाता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसको मंगल ग्रह के नाम से जानते हैं और ये लाल होता है लोह ऑक्साइड की वजह से इसका जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट है, शनि सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा ग्रह सबसे पहला कौन सा है, बृहस्पति। दूसरा कौन सा है, शनि। तो आपको याद रखना है। और यहाँ शनि ग्रह पर क्या होती है, हाइड्रोजन होती है और हीलियम से ये बना हुआ होता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये किससे बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बुध जो है वो सूर्य का सबसे छोटा, बुध जो है वो कौन सा सबसे छोटा और निकटतम ग्रह है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मंगल ग्रह पर भेजा जाने वाला पहला ही अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो वाइकिंग ये 1 था जो आपका 20 अगस्त 1976 को लॉन्च किया गया, 75 को लॉन्च किया गया, 19 जून 76 को क्या किया गया, कक्षा में इसको भेजा गया। नेक्स्ट है, अपोलो एक नासा कार्यक्रम है जिसे 1960 से 70 के दशक में यात्रियों को चंद्रमा पर ले जाया गया था। अपोलो के द्वारा कहाँ गए थे, चंद्रमा पे गए थे। स्पेस शटल क्या होता है, ये पुनर्प्रयोज्य अंतरिक्ष यान था जो 1981 से 2011 तक क्या हुआ था, एक्टिव रहा था स्पेस शटल। नेक्स्ट है, नासा एक अंतरिक्ष यात्री है जिसे गहरे कक्षा में मानव उड़ान के लिए भेजा गया। क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि पार नजर के लेखक हैं, उसके जो पाठक हैं वो कौन हैं, तो पार नजर के जो पाठ के लेखक हैं वो कौन है, अभी हमने पढ़ा था जयंत विष्णु नार्लिकर जो है इसके लेखक हैं। तो ये हमने क्वेश्चन है ये अच्छा सा था जो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, पार नजर के पाठ के लेखक वो प्रसिद्ध खगोल वैज्ञानिक थे और लेखक जयंत विष्णु नार्लिकर थे। इनकी जो अन्य कृतियां हैं वो एग्जाम के अंदर इम्पोर्टेंट है, जो हमने सारे
जो लेखक हैं उनकी करते आ रही हैं, तो इनकी भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट है इनकी अन्य कृतियां हैं। द लाइटर साइड ऑफ ग्रेविटी। द लाइटर साइड ऑफ ग्रेविटी भारत की जो विज्ञान है, भारत की विज्ञान यात्रा और धूमकेतु। आपको लगता होगा सौरमंडल के बारे में जो भी कुछ पूछा जाएगा तो वो नार्लिकर विष्णु के, जयंत विष्णु नार्लिकर के द्वारा पूछा जाएगा। द लाइटर साइड ऑफ ग्रेविटी, भारत की विज्ञान यात्रा और धूमकेतु, ये किसकी है? जयंत विष्णु नार्लिकर की। नेक्स्ट है जयशंकर जो प्रसाद है, उनकी कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की कामयानी है। ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं जिनके अंदर जयशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है झरना आंसू लहर। झरना आंसू लहर, आंसू बहते ही क्या है, आंखों के अंदर लहर भरती है, लहर बनकर और झरने बनकर के जो है वो आंसू बह जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की वजह से कामयानी की आंखों के अंदर लहर बनकर जो है और झरने बनकर आंसू हैं वो बह जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, वाल्गो से गंगा आदि, ये है राहुल सांकृत्यन की। मोहन राकेश जिन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? आधार काल कहा था। मोहन राकेश आषाढ़ का एक जीवन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। लहरों के राजहंस कौन है? मोहन राकेश हैं। आषाढ़ का एक दिन है वो भी कौन है? मोहन राकेश हैं। तो ये आपको जो है कविताएं याद रखनी क्योंकि ये ही एग्जाम में पूछी जाती हैं। छोटू जिस कॉन्सोल पैनल की बटन अपनी ओर खींच रहा है उसका रंग था, कैसा था? जो छोटू है जिसे कॉन्सोल पैनल की बटन है वो अपनी ओर खींच रहा था, उसका जो रंग है वो कौन सा था? लाल रंग था। छोटू के पापा सुरंग में क्या पहनकर जाते थे? तो स्पेस सूट पहनकर जाते थे, जो एक प्राकृतिक है जो अंतरिक्ष स्थितियों से उसको बचाव करता है। पार नजर के पाठ मराठी भाषा से हिंदी भाषा में अनुवाद है वो किसने किया? यानी कि ये पाठ है, पार नजर के पाठ है उसका जो मराठी भाषा में हिंदी साहित्य है उसका अनुवाद है वो किया गया है। तो इसका अनुवाद है वो किसने किया था? तो मराठी भाषा में लिखा गया था, जिसके रचनाकार हैं खगोल विज्ञान जयंत विष्णु नार्लिकर, और इसे हिंदी में अनुवाद किया रेखा देशपांडे ने किया। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखना है आपको, अनुवाद रेखा देशपांडे ने किया। नेक्स्ट है सुरंगनुमा रास्ते पर आम लोगों को जाने की मनाही थी, छोटू उस रास्ते पर कैसे पहुंचा? अपने पापा के सिक्योरिटी पास के माध्यम से जो है वो उस रास्ते में पहुंच गया। पार नजर के पाठ के आधार पर मंगल ग्रह किस कारण वातावरण में परिवर्तन आने लगा था? तो सूर्य के कारण जो है वहां पर वातावरण में परिवर्तन आने लगा। अंतरिक्ष यान वाइकिंग नासा द्वारा कहाँ भेजा गया था? अंतरिक्ष यान वाइकिंग नासा के द्वारा जो है वो कहाँ भेजा गया था? तो ये मंगल ग्रह के ऊपर भेजा गया था। अपोलो कहाँ भेजा गया था? ये चंद्रमा के ऊपर भेजा गया था। तो फ्रेंड्स अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपनी ये क्या है, एक कहानी है, तो इसको हम पढ़ने वाले हैं। ये एक प्रसिद्ध शायर की साहिर लुधियानवी, साथी हाथ बढ़ाना, ये बहुत ही अच्छी कविता है और ये काफ़ी मनोरंजक जो कविता है इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास है वो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स। नेक्स्ट है साहिर लुधियानवी, साथी हाथ बढ़ाना के लेखक हैं वो साहिर। साथी से साहिर आपको याद रखना है। साथी जो है वो किसका हाथ बढ़ा रहे हैं? साहिर लुधियाना का। एक प्रसिद्ध शायर और गीतकार थे। इस कविता में लुधियानी ने लोगों को मिलजुल कर काम करने की क्या दी है? प्रेरणा दी है। कविता के जरिए कवि बताते हैं कि अकेले काम करने पर थकान आ जाती है, लेकिन मिलकर काम करने से बड़े बड़े लक्ष्य को क्या किया जाता है? हासिल किया जा सकता है। कविता के जरिए कवि बताते हैं अकेले काम करने पर थकान आ जाती है। कविता में बताया गया कि बूंद बूंद से समुद्र बनता, छोटे छोटे कण मिलकर रेगिस्तान बनता, एक एक राई मिलकर क्या है? पहाड़ बनता। इस तरह लोग मिलकर काम करते हैं तो अपनी किस्मत को वश में किया जा सकता है। कविता से शिक्षा मिलती है कि मिलजुल कर रहना चाहिए, मुश्किल समय में एक दूसरे की हेल्प जो है वो करनी चाहिए। कविता में बताया गया प्रश्न में लोगों ने जब भी मिलकर काम किया उन्होंने पर्वतों को लांघा और सागरों को पार किया। परिश्रम से कभी घबराना नहीं चाहिए, सभी के सुख दुख में सहयोग करना चाहिए। कविता ने अपनी कविता के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया कि एकता में एक ऐसी ताकत है जो हर मुसीबत को हल करने में सहायता करती है, हेल्प करती है। अब हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। साथ ही हाथ बढ़ाना पाठ किस विधा में रचित है? तो ये कविता है, कहानी है, गीत है।
नेक्स्ट है प्रेरणादायक संदेश इस कहानी के माध्यम से दिया जा रहा है। इसके लेखक हैं वो कौन है? तो साहिर है, साथी साहिर लुधियानवी है। इनके जो प्रमुख है काव्य सरंग है तलखिया और बिखर भी हैं। ये इनके काव्य तलखिया और बिखर साहिर के हैं, आपको याद रखना। इनका जो जन्म है वो लुधियाना के अंदर हुआ था, आपको याद रखना कब हुआ था? 8 मार्च 1921 को हुआ था। 25 अक्टूबर सन 1980 को जो है मुंबई में इनका निधन हो गया। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। ये क्या है? इसका एक जो है पार्ट है जिसके अंदर लेखक क्या कहना चाहता है। उपयुक्त काव्य पंक्ति के लेखक कौन है? साहिर लुधियानवी इसके गीतकार हैं। नेक्स्ट है साथी हाथ बढ़ाना किस फिल्म में गाया गया था? रंग दे बसंती, साथी, नया दौर, मान। तो नया दौर जो हिंदी फिल्म है उसके अंदर ये गीत है वो गाया गया कि साथी हाथ बढ़ाना, मिलकर जो है वो साथी हाथ बढ़ाना। नेक्स्ट है हम मेहनत करने वाले व्यक्तियों का सीना और बाहें कैसी होती हैं? कोमल होती हैं, कमजोर होती हैं, फौलादी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है मेहनत करने वालों व्यक्ति जब भी मिलकर कदम बढ़ाते तो क्या हो जाते हैं? रास्ता छोड़ देते हैं और सागर अडिग खड़ा रहता है। तो सागर भी रास्ता छोड़ देते हैं, पर्वत शीश झुकाते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और सी जो हमारा सही हो जाएगा। साथ ही हाथ बढ़ाना गीत में मंजिल के रास्ते जो हैं वो कैसे हैं? उबड़ खाबड़ हैं, सच और नेक हैं। क्या है? सच और नेक इसके रास्ते हैं। मिलकर बोझ उठाने का तात्पर्य क्या है? एकजुट होकर बड़ा कार्य करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक से मिलने पर जर्रा क्या बन जाता है? एक से एक मिलने पर क्या बन जाता है? इससे बन जाता है सहेरा। क्या बन जाता है? ऑप्शन नंबर डी है वो सहेरा बन जाता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, तो ये हमारा थे क्वेश्चन। ये छोटी सी कविता थी, इसके हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे फ्रेंड्स। अभी इसका पार्ट 2 करेंगे। तो आई होप आप लोगों को क्लास है वो पसंद आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी। वीडियो लाइक और शेयर जरूर करें फ्रेंड्स। अभी हम कर लेते हैं विष्णु प्रभाकर ऐसे ऐसे कौन है? विष्णु है। ऐसे कौन है? विष्णु प्रभाकर है। विष्णु प्रभु जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, कभी तो ऐसे हो जाते हैं, कभी ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे जो वो विष्णु प्रभाकर है। ऐसे रचना है वो क्या है? एकांकी है। इसके लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर है। एकांकी में ऐसे बच्चे का नाटक दिखाया गया जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य नहीं कर पाने पर बीमारी का बहाना मनाते हैं। यानी कि वो होते ना छुपे रुस्तम, मम्मी मेरे पेट में दर्द है, वो कहती है ना नौटंकीबाज, आज तू जो है वो स्कूल नहीं एक्टिंग स्कूल जा। वो है ना वो वाले बच्चे हैं इसके अंदर। मोहन की असल बीमारी स्कूल से मिला गृह कार्य था और जो है जो उसने कंप्लीट नहीं किया छुट्टियों में, और अब उसे स्कूल जाने पर पता है तेरी पिटाई होएगी, मैडम 2-3 चट्टे लगाएगी, तो इसलिए वो क्या करता है? बहाना बना रहा है। मोहन की माँ जब उससे पूछती है कि उसके पेट में किस प्रकार की तकलीफ हो रही, तो मोहन बोलता है ऐसे हो रहा है। कैसे हो रहा है? ऐसे हो रहा है। मास्टर जी ने मोहन से ऐसे की दवाई बताई से स्कूल 2 दिन की छुट्टी मिलेगी और वह अपने स्कूल का सारा काम पूरा कर लेगा। इस एकांकी में यह शिक्षा मिलती कि प्रत्येक कार्य को समय पर पूरा कर लेना चाहिए। कोई भी कार्य लापरवाही आलस्य नहीं करना चाहिए, वरना हमारे सबके पेट में क्या हो जाता है? ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन की कौन सा विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित नाटक नहीं है? हत्या के बाद, अंधी गली, नवभारत और डॉक्टर। तो जो हत्या के बाद है, डॉक्टर है और नवभारत है, ये विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित जो है वो नाटक है। लेकिन अंधी गली जो है ये उनके द्वारा रचित नहीं है, यह उपेंद्र अशक की एकांकी है। कौन सी है? उपेंद्र अशक की है वो एकांकी है। हत्या के बाद विष्णु प्रभाकर की आपको याद रखनी है, हत्या के बाद इनका है अब और नहीं, युग युग क्रांति और टूटे परिवेश, डॉक्टर, सफेद कमल, आशक्ता के आर पार। देखो ऐसे याद करना, विष्णु भगवान है वो हत्या के बाद भी जिंदा रहते हैं, अब और नहीं। यानी कि विष्णु भगवान कहते हैं कि भाई अब बहुत कलयुग आ गया, अब और नहीं आ सकता। युग युग क्रांति यानी कि जैसे जैसे हर युग में क्रांति कौन लाते हैं? विष्णु भगवान लाते हैं। टूटते हुए परिवेश को कौन बचाते हैं? विष्णु भगवान बचाते हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं, सब चीज़ों के, सब बीमारियों के डॉक्टर हैं वो विष्णु भगवान हैं। और सफेद कमल पर क्या होते हैं? लक्ष्मी माँ लोटस पे यानी कि कमल पे विराजमान होती है, तो विष्णु भगवान सफेद कमल पर विराजमान होते हैं। और सत्ता के आर पार की जो बातें करती हैं वो विष्णु भगवान करते हैं। तो विष्णु प्रभाकर के द्वारा ये जो नाटक हैं वो रचित हैं। ऐसे रचना की विधा क्या है? तो ये एक एकांकी है। एकांकी क्या होता है? ये छोटा सा नाटक होता है जो केवल एक अंक पर लिखा जाता है, यानी कि बच्चे की बीमारी के बारे में ये
लिखा गया है। नेक्स्ट है ऐसे ऐसे पाठ के लेखक कौन है, तो विष्णु प्रभाकर हैं। नेक्स्ट विष्णु प्रभाकर ने आवारा मसीहा नाम से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी थी। आवारा मसीहा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी लिखी थी विष्णु प्रभाकर ने। नेक्स्ट है ऐसे ऐसे एकांकी में क्या दर्शाया गया, तो ऐसे ऐसे एकांकी में दर्शाया गया कि एक छोटा बच्चा है, वो नाटक दिखाता है जो कि छुट्टियों के दिनों में उसने घर कार्य नहीं पूरा किया और अभी वो क्या बना रहा है, बहाने बना रहा है। मोहन, ये हमने पढ़ लिया। एकांकी, ऐसे ऐसे एकांकी में मोहन किस कक्षा का विद्यार्थी है, तो तीसरी कक्षा का विद्यार्थी। ऐसे ऐसे पाठ के मोहन की उम्र है वो लगभग कितनी है, तीसरी कक्षा का बच्चा 8 या 9 साल का होता है। ऐसे ऐसे पाठ में दीनानाथ कौन है, दीनानाथ कौन है, मोहन का पड़ोसी हुआ करता था दीनानाथ। ऐसे ऐसे पाठ में कौन कहता है कि मोहन की वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, तो मोहन की जो वैद्य है, दवाई है, वो किसके पास है, मोहन की जो दवाई है वो ऐसे ऐसे की बीमारी को, मोहन की दवाई डॉक्टर के पास नहीं है बल्कि मोहन मास्टर के पास है। मोहन के ऐसे ऐसे कृत्य में कौन खुद को ठगा हुआ महसूस करता है, तो इसमें मोहन की माता, मोहन के पिता और मोहन का पड़ोसी दीनानाथ, सभी को यह ठगा हुआ। क्या रे मोहन तेरे पेट में कुछ बड़ी डाडी है, बहुत बड़ी डाडी है। यह वाक्य ऐसे पाठ कौन करता है, मोहन के पिता, मोहन के पड़ोसी, मोहन की माँ करती है। मोहन की बीमारी देखने आए डॉक्टर को मोहन के पिता कितने रुपए देते हैं, तो मोहन के पिता कितने रुपए देते हैं, 10 रुपए देते हैं। कितने रुपए, 10 रुपए के कुरकुरे, तो वो 10 रुपए जो है वो देते हैं दवाई की। तो अभी हम फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में इसको करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो वो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन। वेलकम टू अचीव विद देसी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है जिसमें हम 6 क्लास की एनसीईआरटी को कवर करेंगे। आपका किसी भी टीचिंग एग्जाम का सब्जेक्ट अगर हिंदी है तो ये क्लास आपको 20 से 25 नंबर करवा देगी। पार्ट 1 बिल्कुल जरूर देखें फ्रेंड्स। पार्ट 1 देखेंगे तभी आप लोगों को पार्ट 2 है वो देखने में हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स पार्ट 1 जरूर देखें। ये दोनों पार्ट देखने के बाद आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी है वो कवर हो जाएगी। ऐसे ही 6, 7, 8, 9, 10 तक की एनसीईआरटी को हम जल्दी ही कवर करेंगे। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। एस्टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमन पार्ट्स कर रहे हैं, तो आप उसके लिए नोट्स भी ले सकते हैं। उसके लिए आप कमेंट करके सारी डिटेल है वो पूछ सकते हैं। जो भी कमेंट सेक्शन में जो डाउट है आपके वो आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा जो टॉपिक है, सुंदरा राम स्वामी के द्वारा लिखा गया एक जो कहानी है वो टिकट और एल्बम। टिकट और एल्बम जो है वो किसकी बनी थी, एल्बम है वो किसकी बनी थी, तो सुंदरा और राम स्वामी की जो है वो एल्बम बनी थी। उन्होंने उस एल्बम को बनवाने के लिए क्या ली थी, टिकट ली थी। तो ये एक कहानी है, इसके लेखक है सुंदरा और रामस्वामी। किसकी टिकट और एल्बम बनी थी, तो सुंदरा की और रामस्वामी की जो है वो बनी थी। इस कहानी में टिकटों के संग्रह के जरिए यादों को संजोने की जो अवधारणा है उसको दिखाया गया है। तो इस कहानी के अंदर क्या बताया गया है कि कहानी में जो राजप्पा और नागराजन है, तो नागराजन जो है नाम के क्या होते हैं, राजप्पा और नागराजन नाम के 2 हैं किरदार हैं। और राजप्पा टिकट इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करता है, वहीं नागराजन उसके मामा ने सिंगापुर में एक एल्बम भिजवाया था। नागार्जुन के तो मामा ने उसको सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था। और जो है राजप्पा है वो टिकट इकट्ठा करने में बहुत मेहनत करता था। राजप्पा है वो कमजोर मन का था, राजप्पा से ईर्ष्या रखता था। वह क्या करता था, राजप्पा है वह कमजोर मन का था, वह राजप्पा नागार्जुन से ईर्ष्या रखता था। अंत में पछतावा करता है और नागार्जुन के प्रति वो क्या कर लेता है, सहानुभूति रखने लग जाता है। नागार्जुन अपना एल्बम है वो सबको दिखाता है, जो उसके मामा ने कहाँ से भेजा था, सिंगापुर से भेजा था। वो किसी को छूने भी नहीं देता। और राजप्पा को नागार्जुन से क्या होने लगती है, ईर्ष्या होने लगती है। उसने यह एल्बम क्या कर ली, चुरा लिया। ना दिखा ना दी, चुराए ले गया। ये देखेगा अपना मस्ती थे। राजप्पा को डर हो गया कि नागार्जुन के पिता पुलिस में शिकायत कर सकते हैं। अब उसने उस एल्बम को चुरा तो लिया, लेकिन उसको बाद में क्या हो गया, उसको डर हो गया कि उसका तेरी पुलिस में शिकायत होगी अभी। और तो है राजप्पा ने थक हार कर क्या हो गया, वो थक हार गया। उसको आत्मग्लानि के कारण अपना जो एल्बम है वो नागार्जुन को क्या कर दिया, सौंप दिया।
इस कहानी का उद्देश्य हमें बताता है कि हमें किसी से ईर्ष्या है, वो जलन है, वो नहीं रखनी चाहिए। जो हमारे हम कहने के लिए कह लेते हैं लेकिन जो है वो कम नहीं होती। कौन कौन इस बात से एग्री करता है तो जरूर से जरूर कमेंट करना। अपने जीवन को जो सच है और संतोष के साथ जो है वो सफल बनाना चाहिए। दूसरों के धन को देकर, वस्तु को देकर, ज्ञान पढ़ाई का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। धन का लोभ स्वयं इंसान अपने चारित्रिक पतन की पहली सीढ़ी क्या है वो बन जाता है। अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन आंसर। छोटा सा ये कहानी है, टिकट और एल्बम पाठ है वो किस विधा है, यानी कि वो कविता है, निबंध है, कहानी है, जीवनी है। तो टिकट और एल्बम क्या है, ये कहानी है। किसकी है, सुंदरा की और रामा स्वामी की जो है ये टिकट और एल्बम की एक कहानी है। इसके लेखक हमने पढ़ लिए। नागार्जुन मामा के सिंगापुर से उसके लिए क्या लाए थे, फोटो टिकट एल्बम। तो ये क्या लाए थे, टिकट और एल्बम लेके आए थे। नेक्स्ट है टिकट एल्बम कहानी का मूल जो भाषा है वो कौन सी है, तो इसकी जो मूल भाषा है वो तमिल भाषा है। सरपंच के लड़के ने राजप्पा का एल्बम कितने रुपए में खरीदना चाहा, तो कितने रुपए में खरीदना चाहा, 20, 25, 30, 36 रुपए में। तो 25 रुपए में ये जो है वो एल्बम खरीदना चाहा, लेकिन राजप्पा क्या है वो माना नहीं उसे 25 रुपए में सेल करने के लिए। टिकट एल्बम पाठ का तमिल से हिंदी रूपांतरण किसने किया था, रामसुंदरा स्वामी ने, सुमित अय्यर ने, इनमें से कोई नहीं, या विनय महाजन ने। टिकट एल्बम पाठ का तमिल से हिंदी रूपांतरण जो है वो सुमित अय्यर ने किया था। तमिल से हिंदी में जो रूपांतरण है वो किसने किया था, तमिल सुमित अय्यर के द्वारा जो है वो किया था। नेक्स्ट नागराज का जो टिकट एल्बम है वो किसने चुराया था, तो वो राजप्पा ने चुराया था। इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम यह है वाक्य है कि उसके टिकट एल्बम से पहले पृष्ठ पर लिखा गया था। राजप्पा के टिकट नागार्जुन के टिकट एल्बम के ऊपर जो है ये बात लिखी गई थी कि चुराने वाला है वो क्या है, कामचोर है और बेशरम है, क्या है, बेशरम है। तो उस आपने आप उसको क्या हो गई, आत्मग्लानि हो गई पढ़ने के बाद। नागराज के टिकट एल्बम को देखने के लिए उसकी कक्षा में कौन सी लड़की अगवा बनाई गई, अगवा बनकर आई थी, तो कौन सी लड़की अगवा बनकर आई थी, उसकी कक्षा की पार्वती नाम की जो लड़की है वो लड़कियों को अगवा बनाकर टिकट एल्बम लेने के लिए आई थी। राजप्पा ने नागराज का जो टिकट एल्बम है वो डर के मारे किस में डाल दिया था, बक्से में, अंगीठी में, अलमारी में, अपने बस्ते में। तो किस में डाल दिया था, अंगीठी के अंदर डाल दिया था, डर के मारे उसने वो उस एल्बम को। तो ये था फ्रेंड्स हमारा जो टिकट और एल्बम की जो एक फेमस कहानी। आई होप आप लोगों ने पढ़ लिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं थी और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी नहीं बने हुए, लेकिन हम पूरी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो के में भी अपकमिंग एग्जाम में इसका जो क्वेश्चन बन जाए तो हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान झांसी की रानी। इसके जो कविता है तो वो किसकी द्वारा लिखी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। सुभद्रा झांसी की रानी बहुचर्चित कविताओं में से क्या है, एक है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो है राष्ट्रीय आंदोलन में क्या लिया, सक्रिय भागीदार वो रही है और वो जेल भी गई है। सुभद्रा कुमारी चौहान खुद भी एक राष्ट्रीय आंदोलनकारी है और वो कई बार जेल भी गई है। सुबह कवित्री, एक तो आपको कवित्री लिखना सीख लो क्योंकि यह एग्जाम में शुद्ध अशुद्ध के अंदर आता है और एग्जाम के अंदर गलत भी करते हैं हम, तो आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है। कवियत्री यानी कि यह का छोटी की मात्रा और त्रय का बड़ी की मात्रा आएगी। इस कविता ने सन 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य और बलिदान का काफी जो है वो वर्णन किया है। इस कविता में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान किया गया है और यह कविता सन 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम की परिस्थितियों की झलक देती है। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार के खिलाफ और स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में क्या हुई थी, काफी जो है वो हलचल हुई थी। नेक्स्ट है अपना जो है रानी लक्ष्मीबाई है, गुलामी की जंजीरों में जकड़े जर्जर बूढ़े और फिर नए जोश के साथ क्या हुए थे, संचार हुआ और सभी राजा अपनी खोई हुई आज़ादी का मूल्य समझने लगे थे। इसलिए उन्होंने अंग्रेजों को भारत से भगाने का क्या कर लिया था, निश्चय कर लिया था। रानी लक्ष्मीबाई उस युद्ध में पुरुषों की भांति लड़ी थी। कैसे लड़ी थी, यानी कि वो एक स्त्री होकर अपने राज्य के लिए, अपनी से जो है वो प्रजा के लिए कैसे लड़ी थी, पुरुषों की भांति लड़ी थी। कवियत्री सुभद्रा कुमारी जो चौहान है, उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वह वीरता की अवतार लक्ष्मी या दुर्गा का रूप है। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, शिकार और शत्रु की सेनाओं को घेरना और शत्रु के किले तोड़ना उनके प्रिय खेलों में से हुआ करते थे। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह है वो झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुआ था। कविता में बताया गया है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को क्या किया था, हड़प्पा की नीति का विरोध किया था। नेक्स्ट है इस कविता का मूल उद्देश्य अंग्रेजों से गुलामी को आज़ादी दिलाने के लिए अनेक देशभक्त वीर और वीरांगना क्या होते शहीद हुए थे। आज़ादी के प्रथम युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई ने देशवासियों से त्याग और बलिदान
की जो भावनाएं जगाई उसमें उसका सम्मान करना चाहिए और देश की स्वतंत्रता के खातिर बड़े से बड़ा त्याग भी है वो कर देना चाहिए। जब झांसी की रानी राजा गंगाधर राव की मृत्यु हुई थी तब डलहौजी बहुत खुश हुए थे, क्योंकि उनकी मृत्यु के उपरांत झांसी को उन्होंने लावारिस समझा और डलहौजी की झांसी पर अधिकार करने का जो उचित अवसर मिला उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेज दी और वहां पर अपना जो झंडा है वो अंग्रेजी झंडा फहरा दिया। अंग्रेजों की यह नीति बनाई कि इस राजा का कोई संतान नहीं होगी और उस राज्य का अंग्रेजी राज्य के अंदर मिला लिया जाएगा। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे लेकिन उन्होंने भारत पर अपना कब्जा जमा लिया। वे भारत पर अत्याचार करने लगे। भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया क्योंकि वे आग्रह करने के मानने वाले नहीं थे। यह कविता जो है साल 1930 में मुकुल नामक कविता संग्रह में प्रकाशित हुई थी। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है। 1930 के अंदर मुकुल नामक जो कविता है ये संग्रह में प्रकाशित हुई थी। कविता की पंक्ति में बताया गया कि 1857 के सिपाही विद्रोह के दौरान दिल्ली की राजधानी जो है वो छीन ली गई। उस समय दिल्ली मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और बहादुर शाह जफर तत्कालीन मुगल बादशाह थे। बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण किया और शहरों को अंग्रेजों ने घेर लिया और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। लखनऊ अवध की क्या थी? राजधानी थी। उस टाइम पर लखनऊ जो है वो क्या थी? अवध की राजधानी थी। 1856 में अंग्रेजों ने अवध को अपने कब्जे में अपने अधीन जो है वो कर लिया था। नेक्स्ट है पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा राजा थे और 1818 में अंग्रेजों ने मराठा साम्राज्य पर हमला किया और पेशवा को हरा दिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय को बिठूर में कैद कर लिया और उन्होंने वहां पर एक पेंशन दी और उन्होंने रहने के लिए वहां पर एक घर दे दिया और इस तरीके से उनके जो राज्य था उनके ऊपर कब्जा जो है वो जमा दिया। रानी अपने महलों में रोती थी क्योंकि उनके राज्य को अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया था। उनके गहने कपड़े कलकत्ता के बाजारों में बेच दिए जाते थे। उन्होंने अंग्रेजों के अधीन थे। राजा और रानियों के सम्मान की नीलामी खबर अंग्रेजों के अखबारों में छपती थी। कुछ पंक्तियां 1857 के सिपाही विद्रोह के बारे में उन्हें अवगत कराया गया। मेरठ, कानपुर और पटना में महत्वपूर्ण घटनाएं भी जो है वो घटी थी। 10 मई 1857 में मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया और अंग्रेजों के खिलाफ है वो लड़ाई लड़ी, जिससे नेता है वो मंगल पांडे रहे। कानपुर में भी सिपाहियों ने विद्रोह किया जिसके नेतृत्व में नाना साहेब थे। कानपुर में कौन थे? नाना साहेब थे और जो है इसके नेता है वो मंगल पांडे थे। पटना में जुलाई 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुआ जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? कुंवर सिंह। पटना में कुंवर सिंह, कानपुर में जो है वो नाना साहेब थे। नेक्स्ट है जनरल हुरोज ने लक्ष्मी बाई के बारे में डायरी में लिखा था कि यह महिला वास्तव में एक पुरुष के समान थी और कभी भी किसी भी पुरुष की इतनी बहादुरी और साहस नहीं देखा। 13 वर्ष की अल्पायु में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। तो ये था सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया झांसी की रानी की वीरता की कहानी का संदेश। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर है वो जल्दी से कर लेते हैं। झांसी की रानी है वो पाठ किस विधा की रचना है? तो किस विधा की रचना है? ये एक काव्य विधा है। ये क्या है? एक काव्य विधा है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है सुभद्रा कुमारी चौहान है वो झांसी की रानी कविता के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सुभद्रा कुमारी जो चौहान है उसको शेक्सपियर पारितोषिक बहुप्रतिष्ठित रचना के लिए इसे विशेष पुरस्कार प्राप्त नहीं था। उन्हें मुकुल और बिखरे मोती संग्रह के लिए शेक्सपियर पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्राप्त किया गया था। कौन सी कविता के द्वारा? झांसी की रानी के लिए इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन पूछा जा सकता है मुकुल और बिखरे मोती के संग्रह के द्वारा इनको ये मिला था पुरस्कार। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की किस नीति का विरोध किया था? तो रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों की किस नीति का विरोध किया था? हड़प्पा नीति का विरोध जो है किया था। इसे अपव्यंग्यत का सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है हड़प्पा नीति किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कनिंग किसके द्वारा जो है इसको लागू किया गया था? तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प्पा विलय की नीति है वो किसके द्वारा जो है वो लागू की गई थी? तो ये लागू की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। उस समय लॉर्ड डलहौजी क्या थे? भारत के गवर्नर थे और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1886 में से लेकर 1786 से लेकर 1793 तक बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1798 से 1805 तक के बंगाल के गवर्नर जनरल सहायक संधि प्राणी डोल वेलेजली ने लागू की थी और लॉर्ड कनिंग ने 1858 में भारत के पहले वायसराय बने थे। लेकिन आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, हड़प्पा और विलय नीति लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। उस समय वो भारत के गवर्नर थे। झांसी की रानी कविता का प्रकाशन है वो कब हुआ? तो 1930 के अंदर जो है ये प्रकाशन
वह मुकुल नामक कविता संग्रह में। मराठा साम्राज्य के अंतिम पेशवा कौन थे? तो बाजीराव हुए थे। बाजीराव का शासन है वो 12 अप्रैल 1720 से लेकर 28 अप्रैल 1740, 20 से 40, 12 से 28 तक चला। 12 दूनी 24, 24 प्लस आपको जो है वो 4 और कर देना है, 28 हो गया। 6 क्लास की कंप्लीट एनसीईआरटी कर रही हैं, उसमें आज का हमारा पार्ट 2 है, उसको जरूर से जरूर देखें फ्रेंड्स। इसके बाद आपकी 6 क्लास की एनसीईआरटी है वो डेफिनेटली कवर हो जाएगी। तो आपको क्लास को कंप्लीट वॉच करना है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम के अंदर आपका सब्जेक्ट ही हिंदी है तो वो आप लोगों का यहाँ से कवर हो जाएगा, चाहे आपका सीटेट है, एसटेट है, केवीएस है, DBBS है या किसी भी स्टेट का टेट एग्जाम है, तो यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन है वो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, एसटेट सीटेट एग्जाम किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि अपकमिंग जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँच सके। सो फ्रेंड्स, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें जब हेजन केलर, यानी कि हेजन केलर एक लेखक हैं जिन्होंने कौन सी कविता लिखी? जो देखकर भी नहीं देखती। ये क्या है? एक निबंध है जो किसके द्वारा लिखा गया है? हेजन केलर के द्वारा जो ये निबंध है वो लिखा गया है। इस निबंध में क्या क्या जो है वो बताया गया है? जो देखता है वो कौन है? हर जने को देखता है, यानी कि हर जने को देख कर भी अनदेखा कर देता है, वो कौन है? किलर आदमी होता है, हेजन किलर। जो हर जने को देख कर क्या कर देता है? अनदेखा कर देता है, वो हेजन किलर होता है। यह रचना है वो निबंध विधा की है। आपको याद रखना है ये क्या है? निबंध है। इस निबंध में लेखिका है वो क्या है? हेलन केलर नाम की एक लेखिका है। इस पाठ में लेखिका ने क्या बताया है कि मनुष्य को अपना जीवन वो बेहतर बनाने की प्रेरणा दी है, कि मनुष्य है वो अपना जीवन है वो किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। इस पाठ में बताया गया है कि लोग अपनी व्यवस्थाओं के कारण नीचों जो चीज़ें होती हैं उनको क्या कर देती हैं? नज़रअंदाज कर देती हैं, यानी कि जो चीज़ें होती हैं उनको नज़रअंदाज कर देती हैं। जैसे कि लेखिका जन्म से अंधी और बहरी है। आपको याद रखना है हेजन केलर जो लेखिका है वो क्या है? जन्म से अंधी है। यह एक अज्ञात बीमारी है, शायद रूबेला व स्कोटलेट जवर के कारण बहरी और अंधी हो गई थी। यानी कि लेखिका है वो स्कोटलेट या रूबेला के कारण है वो क्या हो गई थी? अंधी और बहरी हो गई थी। वह कला स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली बहरी और अंधी व्यक्ति थी। आपको याद रखना है। तो इस निबंध के माध्यम से लेखिका ने अपनी वेदना, यानी कि अपना जो दुख है वो प्रकट करते हुए लिखा है कि ईश्वर से प्राप्त दृष्टि को मानव एक साधारण वस्तु समझकर उसका उचित प्रयोग करता ही नहीं है। यानी कि जो जो चीज़ जिस व्यक्ति के पास नहीं होती, सिर्फ उसकी तकलीफ और उसका दुख वही समझ सकता है। जिसके पास होती है उस चीज़ की उसको कोई कीमत का उसका पता नहीं चलता। तो लेखिका जन्म से क्या थी? बहरी और अंधी थी, इसलिए उसको पता था कि लोग हैं वो किस तरीके से देखकर भी चीज़ों को अनदेखा कर देते। तो वो अपनी वेदना को जो है वो प्रकट कर रही थी कि लोग इस तरीके से देखकर भी चीज़ों को अनदेखा कर रहे हैं। लेखिका एक प्रकृति प्रेमी थी। वह चाहती थी कि जिन मनुष्यों के पास दृष्टि है, यानी कि वो चाहती थी कि जिस मनुष्य के पास दृष्टि है वो प्रकृति की सुंदरता का अनुभव करे। अक्सर लोग अपनी आसपास की सुंदरता को क्या कर देती हैं? अनदेखा कर देते हैं, यानी कि जब वो देख नहीं सकती तो वो इन चीज़ों को फील करती है कि लोग हैं वो इतनी सुंदर प्रकृति की इन चीज़ों को देखकर भी क्या कर देती हैं? अनदेखा कर देती हैं। तो लेखिका ने बताया कि अगर अपनी दृष्टि का उचित प्रयोग करें तो जीवन में इंद्रधनुषी रंग भर जाते हैं। इंद्रधनुष में यानी कि वो बहुत कलरफुल होता है, तो इसलिए उसने कहा कि इंद्रधनुषी रंग हो वह उस व्यक्ति की जिंदगी में भर जाते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से क्या शिक्षा दी जाती है? कि जिसकी आंखें होती हैं, अर्थात जो अंधा नहीं होता, वह सुंदर चीज़ों को देखकर आनंद का अनुभव करे और अपने जीवन को जो है वो कुशल और बेहतर बना सके। मनुष्य है वो संसार की सभी वस्तुओं दृश्यों के प्रति आत्मीय भावना रखे और अपनी दृष्टि का भरपूर प्रयोग करे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो लेखिका है हेजन केलर, ये क्या है? जन्म से अंधी और बहरी है। इसने जो है इसका पाठ का नाम है, आपको निबंध की ये रचना है, आपको याद रखना है। उसके बाद रखना है कि लोग देखकर भी क्या कर देते हैं? अनदेखा कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि
जो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं वो इस विधा में रचित हैं। तो कौन सी है ये? अपना क्या है? निबंध है, जिसमें लेखिका ने बताया कि वो जीवन को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। लेखिका जन्म से क्या है? अंधी और बहरी है, जो स्कॉटलैंड बुखार के कारण अंधी और बहरी हो गई थी। नेक्स्ट है हेलन केलर की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उसका क्या नाम है? तो स्टोरी ऑफ लाइफ। स्टोरी ऑफ लाइफ ऑप्शन नंबर 1 है। हिंदी का जो प्रथम आत्मकथा है, जो अर्ध कथानायक है, हिंदी का जो प्रथम ऑटोबायोग्राफी पद है वो कौन सा है? अर्धकथानक, जिसके लेखक कौन है? बनारसी दास जैन है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मेरी असफलताएं आत्मकथा है गुलाब राय की। मेरी असफलता, गुलाब क्या हो गया? असफल हो गया। तो गुलाब राय असफल हो गए थे, कब हुए थे? 1941 के अंदर ये असफल हो गए थे। आत्मकथा, हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा है वो क्या है? आदि है, आदि कथानक उसके अंदर लिखा है। बनारसी दास ने सबसे पहले आत्मकथा लिखी, जो आदि अधूरी अर्ध कथानक उसके अंदर लिखा गया। नेक्स्ट अपनी आत्मकथा है कि मेरा जीवन प्रवाह है। मेरा जीवन प्रवाह क्या हुआ? वियोगी हरि की, यानी कि मेरा जीवन प्रवाह है ये वियोगी लोग, वियोगी हरि लोग ही कहते हैं कि मेरा जो जीवन है वो क्या है? प्रवाह की तरह है। और जब ये बात कब गई? आज़ादी के बाद, यानी कि 1948 के अंदर ये बात है जो कही गई। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि हेलर केलर का जो जन्म है वो कब हुआ था? तो हेलन केलर का जो जन्म है वो 188 के अंदर जो है वो इसका 80 के अंदर इसका जो जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? अमेरिका के अंदर। और इसकी मृत्यु है वो कब हुई? 1968 के अंदर इनकी जो है वो मृत्यु हो गई, यानी कि 1880 में इनका जन्म हुआ और 1968 में इसकी जो है वो मौत हो गई, मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं, अप्रयुक्त पंक्ति की किस पाठ का अंश है? जो देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, तो ये इस पाठ का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आंखों की जो रोशनी है न होने पर हेलन केलर चीजों को कैसे पहचानती है? तो वो कैसे पहचानती है? छूकर पहचानती है चीजों को, यानी कि जो लोग जिनको सुनाई नहीं देता और दिखाई नहीं देता, तो वो कैसे पहचानेगी? छूकर, यानी कि चीजों को फील करती है, वो टच करगी। लेखिका हेलन केलर की प्रिय मित्र कहाँ की सैर करने के बाद वापस आई थी? समुद्र की, पहाड़ की, पार्क की, जंगल की? तो लेखिका की जो प्रिय मित्र थी वो जंगल की सैर करके वापस आई थी। नेक्स्ट है लेखिका हेलन केलर की टहनी पर हाथ रखने पर किसका मधुर स्वर कानों में गूंजने लगता था? भेड़ों का, शेरों का, चिड़ियाओं का? तो चिड़ियाओं का जो स्वर है वो टहनियों पर कौन बैठी हैं? चिड़िया बैठी है, ना कि शेर बैठे हैं। तो जो चिड़ियाओं का जो स्वर है वो उसके कानों में गूंजने लगता था टहनियों पर हाथ रखने से, क्योंकि वैसे तो उसको सुनाई नहीं देता था, लेकिन वो हाथ रखती थी तो उसको क्या हो जाता था? वो उस चीज की आत्म अनुभूति करती थी। लेखिका को चीड़ की जो फलियां हैं, पत्तियां हैं, घास का मैदान है, वो सबसे अधिक प्रिय लगता था। क्यों लगता था? क्योंकि लेखिका को चीड़ की जो फलियां हैं वो अत्यधिक पसंद थी, और घास का मैदान है वो महंगे कालीन से भी क्या लगता था? ज्यादा प्रिय लगता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पाठ में जो लेखिका है किसके लिए दुख व्यक्त किया है कि लोग उसे साधारण सी चीज समझते हैं? तो किसके लिए कहा है? आंखों के लिए, कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो बहुत कम देखते हैं, अगर वो अच्छे तरीके से देखे तो उनकी जो लाइफ है, जिंदगी है, वो इंद्रधनुष के समान हो जाए। तो ये थी निबंध हेलन केलर का, जो लोग देखकर भी अनदेखा कर देती हैं, जो एक बहरी थी और अंधी लड़की थी, और उसने किस तरीके से अपनी जो वेदना है, दुख है, वो प्रकट किया। नेक्स्ट अपनी जो रचना है वो किसकी है? संसार एक पुस्तक है। ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये कहा गया, ये रचना है वो लिखी गई। और जो है ये एक पत्र लिखा गया था। संसार जो है वो पुस्तक है। तो जवाहरलाल नेहरू ने एक संसार नामक एक जो है वो पुस्तक लिखी, संसार नाम की एक पुस्तक लिखी, एक पत्र लिखा। इसके जो लेखक हैं वो आपको याद रखने कौन है? जवाहरलाल नेहरू ने। इनकी जो बेटी है वो कौन है? इंदिरा गांधी। जब 10 वर्ष की थी तब नेहरू जी ने उनके लिए अनेक पत्र लिखे थे, जिसमें से एक पत्र ये भी है कि संसार पुस्तक है। इसमें जो है वो क्या कहना चाहते थे लेखक? तो जैसे पुस्तक को पढ़कर बहुत सी जानकारी प्राप्त की जा सकती है, वैसे ही संसार में रहकर भी बहुत सारी जानकारी है वो इकट्ठी की जा सकती है। इसलिए इन्होंने संसार की जो तुलना है वो किससे की है? एक पुस्तक से की है। नेक्स्ट है, इस पाठ में यह शिक्षा दी जाती है कि धरती का जो इतिहास है वो जानने के लिए इस पर बसी जो सभी जातियां हैं और सभी देशों का जो इतिहास है वो जानना चाहिए।
क्या करना चाहिए कि इसके ऊपर रहकर सभी जातियों का और इस देश का जो इतिहास है वो जानना चाहिए। यहाँ धरती है, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, रेत हैं, बालू हैं, और इन सब का अध्ययन करके प्रकृति का जो सारा हाल है उसको जानना चाहिए। नेक्स्ट है संसार की जो छोटी बड़ी चीज़ों का जो वैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन करके उसका सारा रहस्य है वो ज्ञात करना चाहिए। जैसे जैसे हम भाषा सीखने के लिए अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसी तरीके से प्रकृति को समझने के लिए हम पत्थर, चट्टाने आदि का ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। लाखों करोड़ों वर्ष पहले मनुष्य का अस्तित्व भी नहीं था, पर बेहद पृथ्वी जो है उस टाइम पर गर्म थी, लेकिन धीरे धीरे उसमें विभिन्न प्रकार के क्या हुए, परिवर्तन हुए। सबसे पहले जानवरों को, पेड़ पौधों का अस्तित्व है वो सामने आया, यानी कि जब मानव का जीवन नहीं था करोड़ों साल पहले, तब क्या था, पृथ्वी उस टाइम पर वो ज्यादा गर्म थी। वह लगभग लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर सभी जो महाद्वीप है वो वास्तव में एक विशाल महाद्वीप था, एक विशाल महासागर से क्या हुआ था, घिरा हुआ था। यह पिता के पत्र पुत्री के नाम जो है वो नामक पुस्तक में संकलित है। पिता के पत्र पुत्री के नाम, ये एक पुस्तक है, उसके अंदर ये पत्र है वो संकलित है कि संसार एक पुस्तक है, जिसके लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। यह पत्र नेहरू जी द्वारा अंग्रेजी भाषा में लिखा गया, जिसका हिंदी में अनुवाद किया मैसूर कथानक मुंशी प्रेमचंद ने, जिसे उपन्यासों का सम्राट है वो कहा जाता है। तो ये थी। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। संसार पुस्तक किस विधा की रचना है, तो ये क्या है, आपका पत्र है, जो नेहरू जी ने अपनी बेटी के नाम है जो है वो पत्र लिखे थे, उसके अंदर ये लिखा गया है। ये नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि संसार पुस्तक है, पत्र के लेखक कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, और यह पत्र उन्होंने इलाहाबाद से अपनी पुत्री इंदिरा गांधी के लिए लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार पुस्तक है, पत्र किस पुस्तक के अंदर संकलित है, तो पिता के पत्र पुत्री के नाम संकलित ये पुस्तक है, उसके अंदर ये पत्र है ये क्या हुआ था, लिखा गया था इंदिरा गांधी के लिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, नेहरू जी सभी चिट्ठियां पिता के पुत्री के पत्र के नाम से पुस्तक में संकलित है। नेहरू जी की जो सभी चिट्ठियां हैं वो इस पुस्तक के अंदर संकलित हैं। विश्व ब्रह्मनाथ जो शर्मा कौशिक हैं, कौशिक के द्वारा जो लिखित पत्र है, दुबे जी की चिट्ठी चांद में संकलित है। तो दुबे जी की चिट्ठी और चांद है वो उसके अंदर संकलित है। विश्व भरनाथ शर्मा की कौशिक द्वारा लिखित, विश्व भरनाथ शर्मा की कौशिक द्वारा लिखित जो पत्र हैं वो दुबे जी की चिट्ठी और चांद के अंदर क्या है, संकलित है। बाल मुकुंद गुप्त के भरत जो मित्र हैं संकलन में शिव शंभू के चिट्ठी और पत्रों का संकलन है। बाल मुकुंद गुप्त के जो भरत मिलन संकलन में शिव शंभू के जो चिट्ठी हैं उन पत्रों का संकलन मिलता है। नेक्स्ट है नेहरू जी का क्या इरादा, नेहरू जी ने क्या इरादा किया था, तो नेहरू जी ने इरादा किया था कि बेटी को इस दुनिया से उसके छोटे बड़े देशों के बारे में बताने का उन्होंने इसमें इरादा किया था चिट्ठियों के माध्यम से। नेहरू जी का पत्र मुख्यतः किस भाषा में लिखा गया था, तो ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जिसका हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया था मुंशी प्रेमचंद के द्वारा। नेक्स्ट है नेहरू जी ने इंदिरा जी को जब पत्र लिखा था तो वह कितने वर्ष की थी, तो वह कितने वर्ष की थी, तो उस टाइम पर वह 10 वर्ष की मसूरी थी और वो मसूरी में रहती थी। संसार पुस्तक है, पाठ के अनुसार धरती को कितने वर्ष पुरानी बताया है, तो 200 साल पुरानी जो है वो धरती को बताया है। नेक्स्ट है संसार पुस्तक है, पाठ में किसके लिए कहा है, तो किसके लिए कहा है, ये अक्षर सीखने के लिए पहले क्या सीखते हैं, हम अक्षरों को जो है वो सीखते हैं। नेक्स्ट है संसार पुस्तक है, पाठ में इंग्लैंड देश को क्या बताया गया है, एक छोटा सा टापू हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से बड़ा तो एक छोटा सा टापू है वो इंग्लैंड को बताया गया है इस पाठ के अंदर। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है संसार पुस्तक है, पाठ के आधार पर छोटे छोटे बच्चे खेलते हुए बालू के घरौंदे किसके किनारे बनाते हैं, समुद्र के किनारे, नहर के, नदी के, तो ये बनाते हैं समुद्र के किनारे जो है वो छोटे छोटे घरौंदे बनाते हैं। नेक्स्ट अपनी जो कविता है वो मैं सबसे छोटी हूँ, ये किसने लिखी है, सुमित्रा नंदन पंत है वो क्या है, वो सबसे छोटी है। सुमित्रा नंदन चाहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ इस दुनिया में, मैं सबसे छोटी हूँ। ये कविता है किसकी है, सुमित्रा नंदन पंत की है। यह कविता रचित की गई है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा और इस जो कविता के अंदर क्या बताया है, प्रकृति के, सुमित्रा नंदन पंत है वो प्रकृति के सुकुमार कवि माने जाते हैं। तो अपन याद रख लेना है, मैं सबसे छोटी हूँ ये है क्या है, सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत क्या है, एक छायावादी कविता के जो स्तंभ है, यानी कि सुमित्रा नंदन जो पंत हैं वो क्या है, ये इनकी जो
छायावादी के जो 4 स्तंभ हैं उनके अंदर उनका ये हिस्सा है। इस कविता के माध्यम से पंत जी एक जो छोटी लड़की के मन में चले भावों का चित्रण इस कविता के अंदर किया गया है। कविता में यह दर्शाया गया है कि बच्ची अपने माँ के स्नेह और उसकी देखभाल को नहीं खोना चाहती। वह चाहती है कि मैं इस संसार में सबसे छोटी बनी रहूं। उस लड़की के मन में एक शिशुवत भावना है और उसे अपनी माँ की गोद में सोने और खेलने की इच्छा दिलाती है। वह लड़की के मन में एक सुरक्षा है, एक डर है और उससे बड़ी होने के लिए अपनी माँ के स्नेह और देखभाल को खोने की क्या है चिंता करती है। इसीलिए वो कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ। उस लड़की के मन में अपनी माँ के लिए क्या है, निर्भरता है, जिसके लिए वह अपने मन को समर्पित करने को तैयार है। उस लड़की को यह भय था कि यदि वह बड़ी हो गई तो वह इस स्नेह को, इस प्रेम को, अपनी माँ के को खो देगी, और जो ये नहीं चाहती थी। नेक्स्ट है मैं सबसे छोटी हूँ। इस पाठ के कवि कौन है तो आप लोगों को पता है, सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा जो है इस संसार में सबसे छोटी बनकर रहना चाहती थी। इनकी अन्य कविताएं, सुमित्रा नंदन पंत की अन्य कविताओं को भी याद रखने। भारत माता किसने लिखी? सुमित्रा नंदन। ग्राम श्री और संध्या के बाद सुमित्रा नंदन पंत। और शाम को गांव में भारत माता की जय है वो बोली जाती है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। गांव में शाम के समय, संध्या के समय जो भारत माता की जय बोली जाती है सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची किस चीज को खोने से डरती है तो माँ के प्यार को खोने से डरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची छोटे होकर क्या सोने की बात करती है तो माँ की गोद के अंदर सोने की जो है वो छोटी बच्ची बात करती है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कैसे माँ बच्ची को झलकती है। अमीर बनाकर उनमें से सभी छोटा बनकर रहना, तो ये मैं सबसे छोटी हूँ कविता में कैसे माँ बच्ची को झलकती है तो बड़ा बनकर बनाने की झलकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्ची माँ के साथ क्या पकड़कर रहना चाहती है तो माँ का आंचल पकड़कर वो है रहना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरता दिन रात। मैं सबसे छोटी हूँ कविता में यह कौन कहना चाहता है तो ये क्या कहना चाहता है, छोटी बच्ची इसको कहना चाहती है। अपने करके खिला जुला, मुंह धुला धुल पोंछ कर, सज्जित करके गात। उपयुक्त में कर का क्या हाथ है तो कर का मतलब होता है हाथ, इसका पर्यायवाची ये है। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। पंक्ति में स्नेह क्या है तो ये है अपना घृणा। ये है अनुराग, प्रेम होता है, प्रेम मोह तो घृणा जो है इसमें पर्यायवाची नहीं पूछा है तो ये आ जाएगा घृणा शब्द। जबकि प्रेम है, अनुराग है, मोह है, ये सारे हैं स्नेह के पर्यायवाची हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निसर्प निर्भक। पंक्ति में निसर्प शब्द का क्या अर्थ है? कामना रहित, घर रहित, बह रहित। तो जो है वो कामना रहित। निसर्प है यानी कि निर्भय होता है बह रहित, और निसर्प है कामना रहित यानी कि किसी भी बिना इच्छा के इच्छाओं से मुक्त होना। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। पंक्ति में दिन रात शब्द में कौन सा समास है तो दोनों की इक्वली इंपॉर्टेंस है तो द्वंद्व समास इसके अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट लोकगीत है भगवत शरण उपाध्याय की। लोकगीत कौन गाते थे? जो भगवान की शरण में रहने वाले उपाध्याय जो होते हैं। लोकगीत कौन गाते हैं? जो भगवान की शरण में रहने वाले जो उपाध्याय होते हैं वो क्या करते हैं? लोकगीत गाते हैं। लोक क्या है? एक निबंध रचना है जो भगवत शरण उपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। लोकगीत मनोरंजन का एक अहम हिस्सा होते हैं। लोकगीत हमारे संस्कृति के लिए, जीवन और विधान के लिए, सभ्यता और सदाचार का होते हैं प्रतीक होते हैं। हिंदी भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है इसमें लोकगीत देने का मुख्य उद्देश्य जो है वो भाषा की विशेषताओं से परिचित करवाना, रसों की अनुभूति से और भारत की जो सांस्कृतिक विशेषता है उससे बच्चों को परिचित करवाना होता है। लोकगीत एक विशेष समूह के लोगों के संस्कृति और उपसंस्कृति के द्वारा साझे जाने वाली अभिव्यंजक संस्कृति का एक समूह होता है। लोकगीत मानव जीवन की अनुभूत व्यक्ति और हृदय उद्गार होता है जो जीवन को स्वच्छ साफ दर्पण होता है जिसमें समाज के व्यक्ति का प्रतिबिंब यानी कि संस्कृति जो है वो समाज का
आईना होती है। नेक्स्ट है लोकगीत मानव के जीवन की स्पंद जो अभिव्यक्ति स्पंदन से जुड़ा हुआ होता है और उतना वाणी के किसी रूप से नहीं होता। जो लोकगीत ही लोक वास्तविक भावनाओं को व्यक्त करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आदिवासी लोकगीतों का एक प्रकार ओजस है और सजीव है। ये गीत आदिवासी समुदाय की संस्कृति, परंपरा, जीवन शैली का प्रतिबिंब होते हैं। आदिवासी लोकगीतों को निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। ओजस और सजीव भाषा होती है, प्रकृति के प्रति सम्मान होती है, उसकी पूजा होती है, जीवन के जो चैलेंजेस होते हैं, चुनौतियां होती हैं, जो स्ट्रगल होता है उनका वर्णन किया जाता है। सामुदायिक जीवन की संस्कृतियों का प्रतिबिंब होता है और विशिष्ट संगीत और नृत्य शैली जो होती हैं उनकी ये इनकी लोकगीतों की विशेषताएं होती हैं। एक बात दोबारा से पढ़ लो, ओजस्वी सजीव होते हैं, प्रकृति के प्रति सम्मान होता है, जीवन जो उनका स्ट्रगलिंग फेस होता है वो होता है, समुदाय और संस्कृति का आईना होता है, विशिष्ट संगीत होती हैं और नृत्य शैलियाँ पाई जाती हैं। अब आदिवासी लोकगीत कौन कौन से होते हैं? गोंड खांड के गीत, गोंड खांड के जो गीत हैं वो मध्य प्रदेश में गाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में गाए जाते हैं और उड़ीसा में। गोंड खांड के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में गाए जाते हैं। ओरावा और मुंडा के गीत झारखंड में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ओरावबी और गोंडखांड के जो गीत हैं वो भी गाए जाते हैं। भील संथाल मध्य प्रदेश में गाए जाते हैं, गुजरात में गाए जाते हैं और राजस्थान में। और भील है वो मध्य प्रदेश में भी गाए जाते हैं और गुजरात और राजस्थान के अंदर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है पहाड़ी लोकगीत। जो गढ़वाली गीत होते हैं वो उत्तराखंड के गढ़वाल में गाए जाते हैं। किन्नौरी जो गीत होते हैं वो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में गाए जाते हैं। कांगड़ी जो गीत होते हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ जिले के अंदर ये गाए जाते हैं। नेक्स्ट है लोकगीतों के उदाहरणों में शामिल है चैता है, ये लोकगीत है, कजरी है, बारहमासा है, सावन है। ये जो है गीत है मिर्जापुर, बनारस और उत्तर प्रदेश के पूर्वी और बिहार के पश्चिमी जिलों के अंदर गाए जाने वाले बाउल और भतियाली ये गीत बंगाल के गीत होते हैं। बाउल और भतियाली बंगाल में गाए जाते हैं। चैजा, कचरी, बारहमासा, सावन आदि ये जो गीत है मिर्जापुर में गाए जाते हैं, बनारस में और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी भाग है और बिहार का जो पश्चिमी जिला है वहां पर गाए जाते हैं। नेक्स्ट है मैया। मैया जो है, अरे मैया अरे मैया अरे मैया, मैया मैया ये गीत जो है वो पंजाब का गीत है। हीर और रांझा, सोहनी और महिवाल, ये गीत भी सोहनी, महिवाल और हीर रांझा ये है पंजाब के गीत। और ढोला मारू ये गीत है वो ढोला मारू राजस्थान का गीत है। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं तो ये आपको याद रखनी है। लोकगीत संस्कृति और परंपराओं को बनाए रखने में हेल्प करते हैं और ये गीत लोगों के दिलों को छू लेते हैं। अब होंगे हमारे क्वेश्चन आंसर। ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया, संस्कृति पर दर्पण होती है। लोकगीत किस विधा के अंदर रचित होते हैं? तो ये किस विधा के अंदर होते हैं? निबंध के अंदर जो है ये रचित होती हैं। रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र को हिंदी साहित्य में गद्य की एक विधा माना जाता है जो शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का कलात्मक चित्रण होती है। यानी कि ये साहित्य की हिंदी गद्य की एक विधा है जिस शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति, वस्तु और घटना का कलात्मक जो चित्रण है वो यहाँ पर किया जाता है। ढोला मारू जो गीत है वो कहाँ के बड़े चाव से गाया जाता है? तो राजस्थान के अंदर ये जो है गाया जाता है। ढोला मारू के गीत राजस्थान में गाए जाते हैं, गुजरात राजस्थान में भील संथाल के अंदर गाए जाते हैं। गरबा है ये कहाँ जा गाया जाता है? गुजरात के अंदर गरबा किया जाता है। हीर रांझा, सोहनी, महिवाल है ये पंजाब के गीत हैं। चैता, कजरी, बारहमासा, सावनी मिर्जापुर, बनारस और बिहार का पश्चिमी भाग और उत्तर पूर्व के पूर्वी भाग के अंदर गाए जाते हैं। किस कवि के ग्रंथों में लोकगीत का रूप देखने को मिलता है? तो किस कवि के रूप में? कालिदास के ग्रंथों में लोकगीतों का जो रूप है वो देखने को मिलता है। जयदेव के ग्रंथों में राधा कृष्ण की लीला और प्रेम देखने को मिलता है। कबीर के ग्रंथों में निराकार निर्गुण ईश्वर का जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चंदेल राजाओं के राजकवि का क्या नाम था? तो चंदेल जो राजा है उनके राजकवि थे वो थे जगनीक। जगनीक जो है वो चंदेल राजाओं के राजकवि थे। उन्होंने आल्हा उदल की वीरता का अपनी रचना आल्हा खंड के अंदर इसका वर्णन किया है। नेक्स्ट है बाउल और भीतिया जो है ये गीत हैं वो कहाँ जो है ये गाए जाते हैं? तो ये गाए जाते हैं बंगाल के अंदर। कहाँ गाए जाते हैं? ये तो है बंगाल का लोकगीत है। असम का लोकगीत बिहू है और बिहार का लोकगीत विदेशिया है।
नेक्स्ट है लोकगीत किसके कारण आकर्षक होते हैं? राग के कारण, रचना के कारण? तो ये राग के कारण, रचना के कारण नहीं होते। गुजरात का दलिया गायन क्या होता है? गुजरात का जो दलिया है वो क्या होता है? एक गरबा गायन होता है। इसे विशेष प्रकार के जो है घूम घूम कर जो महिलाएं हैं, स्त्रियां वो गाती हैं। पूर्व की बोलियों में अधिकतर किस प्रकार के लेखक के गीत गाए जाते हैं? तो पूर्व में विद्यापति, पूर्व की बोलियों में अधिकतर जो है वो विद्यापति के गीत हैं। वो मैथिली और कोकिली के गीत हैं, मैथिली कोकिली विद्यापीठ के गीत हैं, वो देखने को मिलते हैं। भोजपुरी में करीब 30-40 वर्षों से किस लोकगीत का प्रचार हुआ? तो विदेशिया। किसका हुआ? 30-40 वर्षों से विदेशिया गीत का आविष्कार हुआ। नेक्स्ट है अन्नू बंदोपाध्याय क्या थी भाई? एक नौकर थी। अपने को ऐसे याद रख लेना, अपना काम है सिर्फ इनके लेखक और जो है इनकी रचनाएं इनको याद रखना। तो अन्नू बंदोपाध्याय क्या थी? एक नौकर थी। तो ये क्या थी? रचना, एक निबंध थी। इसकी लेखिका है वो अन्नू बंदोपाध्याय, एक नौकर थी, आपको याद रखना है। प्रस्तुत निबंध में लेखिका ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों का इसके अंदर वर्णन किया है। नौकर कविता में इसमें मार्क्स के सिद्धांतों से मोटिवेट थी अन्नू, तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों से। लेखिका बताते हैं कि आमतौर पर नौकर चाकर द्वारा किए जाने वाला कार्य गांधी जी स्वयं ही कर लिया करते थे। गांधी जी किसी भी कार्य को करने में झिझकते नहीं थे, बल्कि दूसरों को अपने काम से हाथ से करने के लिए प्रेरित करते थे, मोटिवेट करते थे। दक्षिण अफ्रीका में जो बोअर युद्ध के दौरान गांधी जी ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बोअर युद्ध 2 बार हुआ था। पहली बार बोहर जो युद्ध है वो 1888 से 1881 में हुआ। दूसरा 1899 से 1902 के बीच बोअर युद्ध हुआ था। यह अमेरिका के अंदर, यह ब्रिटिश साम्राज्य और दक्षिण अफ्रीका, बोअर गणराज्य, ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट के बीच हुआ था। तो ये बोअर जो युद्ध है वो ब्रिटिश साम्राज्य के बीच ट्रांसवाल या ऑरेंज फ्री स्टेट और दक्षिण अफ्रीका बोअर गणराज्य के द्वारा ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध के दौरान महात्मा गांधी जी ने एक एम्बुलेंस सेवा की स्थापना की थी, जिसमें भारतीय स्वयंसेवकों ने घायल सैनिकों की देखभाल की, और गांधी जी ने बोअर युद्ध के दौरान भारतीयों के अधिकारियों की लड़ी और उन्हें दक्षिण अफ्रीका में समान अधिकार प्राप्त करने में मदद की। बोअर का अर्थ क्या है? किसान या खेती करने वाले। किसान या खेती करने वाले, बोअर आपको याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ये युद्ध कब हुआ? 1880 से 81 के बीच, 1899 से 1902 के बीच। इस युद्ध का जो प्रयोग है उन डच और होलैंडी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता था जो 17वीं शताब्दी से दक्षिण अफ्रीका में आकर बस गए थे और खेती करने लग गए थे। नेक्स्ट है नोआखली पद यात्रा महात्मा गांधी जी के द्वारा 1946 ईस्वी में बंगाल के नोआखली जिले से पद यात्रा की गई थी। इसका उद्देश्य हिंदू और मुस्लिम एकता की और शांति को बढ़ावा देना था। उस समय बंगाल में हिंसा और दंगों के कारण हिंदू मुस्लिम एकता और शांति भंग हो गई थी। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में 4 बार जेल में डाला गया था। दक्षिण अफ्रीका में कितनी बार जेल में डाला? 4 बार जेल में डाला। पहली बार 1908 में डाला, जिसे ट्रांसवाल ने पंजीकरण न करने के लिए 2 महीने की साधारण कैद की सजा मिली। 1913 में आखिरी बार दक्षिण अफ्रीका में उन्हें 6 महीने की सजा सुनाई, लेकिन जल्दी ही रिहा कर दिया गया। तदोपरांत वे 1914 में दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर के आ गए थे, भारत आ गए थे। पहली बार 1908 में, दूसरी बार आखिरी बार 13 में किया। पहली बार किया 3 महीने, पहली बार में कब क्या किया? 2 महीने की जो है वो उनको कैद मिली और कैद की सजा मिली, और आखिरी बार जो उनको 6 महीने की मिली। गांधी जी का कहना थी नौकरों को हमें वतन भोगी मजबूर नहीं करना चाहिए, अपने भाइयों के समान जो वो सम्मान देना चाहिए। नौकर पाठ के लेखक कौन है? तो अन्नू बंदोपाध्याय इसके लेखक हैं। और बहुरूपी गांधी, अन्य रचना इनकी बहुरूपी गांधी है, वो क्या है? एक उपन्यास है। गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कहाँ से लौटने के बाद गए थे? तो कहाँ से लौटने के बाद गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन के अंदर गए थे। गांधी जी बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वो कांग्रेस अधिवेशन के अंदर गए थे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ कौन ठहरे थे? तो कौन ठहरे थे? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले हैं, वो गांधी जी के साथ ठहरे थे, और महात्मा गांधी जी के राजनीतिज्ञ गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये आपको याद रखना। नो आल की पद यात्रा के समय गांधी जी की उम्र कितनी थी? तो उस समय गांधी जी
78 वर्ष के थे। नौलखे ब्रिटिश बंगाल वर्तमान जो है वो कहाँ है, बांग्लादेश में है, के पूर्व भाग में चटगांव डिवीजन है। चटगांव डिवीजन के नोअखली जिले में अक्टूबर नवंबर में 1746 में ब्रिटिश शासन में भारत की आज़ादी में एक साल पहले हिंदुओं के अर्ध संगठित नरसंहार, बलात्कार और अपहरण की एक श्रृंखला थी। गांधी जी का आश्रम है वो कहाँ था, तो गांधीनगर साबरमती के अंदर इसका जो है वो आश्रम था गांधी जी का, अहमदाबाद जिले के अंदर साबरमती नदी के किनारे। नेक्स्ट है, कॉलेज के छात्रों को किस भाषा पर गर्व था। कॉलेज का जो छात्र हैं उन्हें अंग्रेजी भाषा पर गर्व था। बोअर युद्ध के जो दौरान है वो घायलों को स्ट्रेचर से गांधी जी एक दिन में कितनी मील पैदल ढोके ले गए थे, तो इनको गांधी जी 25 मील तक है ना उनको क्या करके ले गए थे, पैदल जो है वो ले गए थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अफ्रीका में कितनी बार जेल में डाला, तो 3 बार डाला, 4 बार डाला। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में 4 बार जेल जाना पड़ा, पहला 1908 में, आखिरी बार 1913 के अंदर। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो कब आए थे, 14 में आए थे, 15 में आए थे, 9 जनवरी 1914 में, ऊपर तो 14 लिख रखा था, गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर आए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी के आश्रम में प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से क्या करते थे, आटे से चक्की से आटा जो है वो पीसते थे। नेक्स्ट जो है अपनी वन के मार्ग, तुलसीदास के जो है वो, तुलसीदास की जो ये रचना है, और राम कैसे गए थे, तुलसीदास ने क्या लिखी, रामायण लिखी, और राम कैसे जो है वो मार्ग से गए थे, तो वन के मार्ग से जो है वो वनवास में गए थे, ये आपको याद रखना है। तो वन के मार्ग से कौन गए थे, राम। राम के रामायण जो वो किसने लिखी, तुलसीदास ने लिखी। तो ये रचना है, आपको याद रखनी है, ये क्या है, रचना है। नेक्स्ट इसके रचयिता हैं वो तुलसीदास हैं। ये एक भाव कविता है जो तुलसीदास द्वारा रचित है। इसमें भगवान सीता और के प्रेम का वार्तालाप वर्णन किया है। कविता के प्रथम पद में सीता राम के साथ वन जाने के लिए तैयार हो गई है, वो अपने पैरों पे जल डालती है और अपनी मधुर वाणी से भगवान को क्या करती है, तो नेक्स्ट है अपनी तुलसीदास की हम पढ़ रही हैं, इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे। जैसे कि इसमें कुछ एक दो बातें और हैं वो पढ़ लेते हैं। तो पहले पद में वो क्या करती है, वनवास जाने के लिए सीता जो है वो जिद करती है। तीसरे पद में सीता राम से पूछती है वे कब तक वन में रहेंगे और कब अपने घर लौटेंगे। राम की आंखें जो है वो सीता की ओर आतुरता से देखती हैं। चौथे पद में राम है वो सीता को बताते हैं कि लक्ष्मण भी जल लेने गए हैं और वो उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सीता जी श्रृंगवेरपुर से आके चलने पर रुक जाती है और विश्राम करने की इच्छा करती है। श्री राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण पानी लेने गया है, इसलिए घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा जो है वो कर लेते हैं। नेक्स्ट है, उतनी देर में अपना पसीना पोछा हवा कर देती हूँ, गर्म तेल पर चलते चलते आपके पांव जल गए होंगे, उन्हें मैं धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता थक चुकी है और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में संकुचा रही है, इसलिए वह बैठ गए और बड़ी देर पर बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे। अपने पति श्री राम का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हो गए और अपनी आंखों से प्रेम के आंसू टपकने लगे। तो इसके हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं कि वन मार्ग में किस विधा की रचना है, तो ये है अपनी किस विधा की रचना, तो ये एक कविता विधा की रचना है जो किसकी है, तुलसीदास की। जीवन पर किसका वर्णन किया गया है, इसमें सीताराम के वनवास की घटनाओं का वर्णन किया गया है। किसी व्यक्ति द्वारा अपने ही जीवन की कहानी का लिखना आत्मकथा कहलाता है। वन के मार्ग में कविता जो है वो तुलसीदास की किस रचना से ली गई है, तो ये ली गई है कवितावली से। ये लिखी गई है किससे, कवितावली से लिखी गई है, जिसमें श्री रामचंद्र जी के इतिहास का वर्णन है, जिसमें कवित है, चौपाई है, सवैया आदि छंदों में किया गया है। और इसके अंदर कितने हैं, कवितावली में 7 खंडों में विभाजित है। वन के मार्ग में कविता में किस छंद का प्रयोग किया गया है, तो सवैया छंद का प्रयोग किया गया है। अब देखो चौपाई और सवैया, ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। चौपाई क्या होती है, चौपाई एक मात्रिक समछंद होती है। क्या होती है, चौपाई एक मात्रिक समछंद होती है जिसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। यानी कि चौपाई के अंदर 4 चरण होते हैं और 16 मात्राएं होती है, लेकिन ये अर्धमात्रिक समछंद होता है। कवित यह हिंदी साहित्य में प्रयुक्त होने वाला एक वर्णिक छंद है जिसमें प्रत्येक चरण में 16 वर्ण होते हैं।
वार्णिक छंद है, 16 वर्ण होते हैं। सवैया में 4 चरणों का संपाद वर्ण छंद होता है। संपाद वर्ण छंद होता है। वो वर्णिक वृत्तों में 22 से 26 अक्षरों के चरण होते हैं। जाति छंदों का सामायिक रूप से हिंदी में सवैया कहने की परंपरा है। ये आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारी, 1 मिनट, एलेक्स एम जॉर्ज की जो सांस सांस में बांस, सांस सांस में बांस। तो एक तो हमारी ये कविता रह गई, बिल्कुल छोटी सी है। उसके बाद है, अरे सांस सांस में बांस, रुको भाई रुको रुको रुको, ये हम कौन सी पढ़ाने लग गए। है तो सर ये यही तो, फिर अच्छा हाँ यहाँ तक है। ये सांस सांस में बांस रह गई और इसके बाद बस ये लास्ट अपनी कविता है वो रह गई। उसके बाद बलराम कथा जो है वो बुक है वो स्टार्ट हो जाएगी। आपकी वसंत है वो यहीं तक है। इसके लास्ट जो है ये आपका कविता है, लेसन है, जो भी है, इसको हम कवर कर लेते हैं। LMX एम जॉर्ज है, उसकी सांस सांस में क्या आती थी, बांस आती थी। तो आपको याद रखना है ये क्या है, एक निबंध है। इस पाठ के लेखक हैं वो, इस पाठ में नागालैंड राज्य की जो है कुछ खास बातें हैं वो बताई गई हैं। नागालैंड राज्य की कुछ खास बातें हैं वो बताई गई हैं। जादूगर चंकी चंगल नबा असम के रहने वाले एक मशहूर जादूगर थे और वो मरने के जो समय है उन्होंने, लोगों ने बोला था कि मुझे दफनाए जाने के 6ठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे कि कुछ नया पाओगे, क्योंकि उस जादूगर ने बताया था कि जब मेरी कब्र खोद के देखोगे 6ठे दिन तो कुछ नया मिलेगा। जब उनकी कब्र खोदी गई तो कब्र से बांस की टोकरियों के कई बहुत सारे डिजाइन है वो निकले। उत्तर पूर्व के 7 राज्य हैं आपको याद रखने, जो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड है, त्रिपुरा में बांस है वो बहुत उगती हैं। उत्तर पूर्व के जो 7 राज्य हैं वहाँ के लोग अपनी जीविका उपार्जन के लिए बांस के बर्तन बनाते हैं, फर्नीचर के मुखौटे बनाते हैं, आभूषण इत्यादि बनाते हैं। नागालैंड में बांस की चीजें बनाने का महत्व न केवल आर्थिक है बल्कि यह सांस्कृतिक और पर्यावरणीय रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। बांस एक टिकाऊ और नवीनीकरणीय संसाधन है जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता। जो क्या है, पर्यावरण को नुकसान है वो नहीं पहुंचाता। नेक्स्ट है, असम में मछली पकड़ने के लिए एक बांस की टोकरी नुमा जाल का प्रयोग किया जाता है जिसे जकाई कहा जाता है। जकाई है वो बांस की टोकरी बनी होती है जो मछली पकड़ने के लिए काम में आती है। जकाई है वो असम में यूज की जाती है। जाल बनाने के लिए बांस की खपचियों का प्रयोग करके उसे इस प्रकार बांधा जाता है कि वो शंकु का आकार ले ले। यहाँ पर जुलाई या अक्टूबर के बीच घनघोर बारिश होती है। नागालैंड असम में जुलाई अक्टूबर में घनघोर बारिश होती है। दाव एक प्रकार का चाकू होता है। दाव एक प्रकार का चाकू होता है जो पारंपरिक रूप से उत्तर पूर्व भारत और अन्य जो दक्षिणी एशियाई देशों के अंदर उपयोग में किया जाता है। टूइल एक रोचक प्रक्रिया है जो बांस की खपचियों का उपयोग किया जाता है। इसमें बांस की टूइल बनाने के लिए बांस की खपचियों को विशेष तकनीक से बुना जाता है जो मजबूत और आकर्षक और हस्तशिल्प होती है। टूई एक प्रकार का जो वस्त्र होती है, टूइल एक प्रकार का वस्त्र है और इसे पारंपरिक वस्त्र जो उत्तर पूर्वी भारत और अन्य दक्षिणी एशियाई जो देश है वहां पहना जाता है। इस प्रकार के माध्यम से लेखिका उत्तर पूर्वी राज्यों में बांस के महत्व की जानकारी देती है और यह निबंध है वो एलेक्स एम जॉर्ज के साथ साथ में क्या आती है, बांस आती है, जो शशि सबलोक ने इसका लिखित अनुवाद किया है। शशि सबलोक ने, यानी कि सबको उसकी शशि सबलोक को तक उसकी जो बांस है वो पहुंच गई। सांस सांस में बांस पाठ की विधा क्या है, तो ये क्या है, एक निबंध है। ये आपको याद रखना। सांस सांस में बांस पाठ के लेखक कौन है, एलेक्स एम है, जो इसका अनुवाद है वो शशि सबलोक के द्वारा जो है वो किया गया। बांस को इकट्ठा करने का सही वक्त क्या होता है, तो बांस को इकट्ठा करना जुलाई से अक्टूबर के समय में इसको इकट्ठा किया जाए। असम के लोग मछली पकड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, जाल का यूज करते हैं। भारत के किस हिस्से में सबसे अधिक जो वर्षा है वो होती है, तो उत्तर पूर्वी भाग, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा के अंदर
किस प्रदेश में बांस के अनेक प्रकार की जो चीजें हैं वो बनाई जाती है? तो नागालैंड में बनाई जाती हैं। बर्तन बनाए जाते हैं, आभूषण फर्नीचर बनाए जाते हैं। दाव क्या होता है? तो ये एक प्रकार का क्या होता है? चाकू होता है। दक्षिण एशियाई भागों में इसका यूज किया जाता है। मुझे दफनाकर छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखना, कुछ अलग पाओगे। ये किसने किया? एलेक्स जॉर्जम जो एक जादूगर था। आमतौर पर खपचियों की जो चौड़ाई है वो कितने इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 1 इंच से ज़्यादा इनकी चौड़ाई है वो नहीं होनी चाहिए। बांस की खपचियों की जो रंगाई है के लिए ज़्यादातर किसकी पत्तियों का यूज किया जाता था? तो गुड़हल और इमली की पतली जो पत्तियां हैं उनका यूज किया जाता था इनकी रंगाई के लिए। नेक्स्ट अपनी क्लास है फ्रेंड्स, ये हमारी बसंत है वो बुक कंप्लीट हो गई। बाल राम कथा इसको हम कंप्लीट करेंगे अगली नेक्स्ट महा मैराथन क्लास में। आई होप आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में आपकी बसंत है वो कंप्लीट हो गई होगी। तो अगर नहीं हुई है तो अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसको जल्दी से जाकर देख ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन। एसएट सीटेट एग्जाम किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इतनी सारे एफर्ट्स के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है। बाय बाय एवरीवन।